शराब और अपमान से ब्रिगेडियर जनरल की आवाज तरबतर थी। तुम जैसा पर्वतारोही सैन्य सम्मान के बारे में क्या जानता है? उसने कठोरता से उपहास भरी हंसी के साथ कहा। उसने हाथ में पकड़ी हरे रंग की शराब की बोतल का ढक्कन खोला। बोतल के ढक्कन के खुलने की आवाज तेज थी और अगले ही पल छपाक ठंडा साफ तरल उसके सामने खड़ी महिला के सिर पर गिर गया। ठंडी शराब ने उसके बालों को भिगो दिया, उसकी गर्दन से नीचे बह गई और बिना किसी रैंक के प्रतीक चिन्ह के उसकी पुरानी युद्ध वर्दी में समा गई। शराब की तीखी गंध तुरंत फैल गई। प्रशिक्षण मैदान में कतार में खड़े सैकड़ों सैनिक पत्थर की तरह जम गए। सबने अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन नशे में धुत ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह को यह नहीं पता था, जिस महिला का उसने अभी अभी अपमान किया था वह सिर्फ उसकी अधीनस्थ महिला अधिकारी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वह महिला उसकी कहीं ज्यादा ऊंचे पद की अफसर थी। एक 2 सितारा मेजर जनरल, जिसे सीधे भारतीय सेना के मुख्यालय से भेजा गया था ताकि वह अपने जैसे सेना के भीतर के सड़े हुए फोड़ों को खत्म कर सके। सैन्य इतिहास का सबसे क्रूर और सबसे संतोषजनक सबक शुरू होने वाला था। पश्चिमी हिमालय के सुदूर पहाड़ों में एक ऐसे क्षेत्र में जहां इंसान मुश्किल से ही पहुंच पाते थे, चाकू जैसी तेज हवाएं मुरझाए हुए पेड़ों की शाखाओं के बीच से गरज रही थीं। एक खड़ी ढलान पर, जिसे चढ़ाई का रास्ता कहना भी शर्मनाक था, सैन्य वर्दी में दर्जनों छायाएं बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थीं। अधिकारियों का शीतकालीन पर्वतीय सामरिक युद्ध प्रशिक्षण नाम तो भव्य लगता था, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक उबाऊ वार्षिक कार्यक्रम था। हा हा हा, पूरी कतार से हांफने की आवाजें आ रही थीं। ज्यादातर अधिकारी पहले से ही थके हुए लग रहे थे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति, कतार के बीच में चुपचाप चल रही एक महिला बिल्कुल भी नहीं डगमगाई। उसका नाम कविता शर्मा था, उम्र 42 साल। उसने जो युद्ध वर्दी पहनी थी वह इतनी पुरानी और फीकी थी कि कोई भी मान लेता कि यह किसी और की उतारी हुई वर्दी है। उसके कंधे पर जहां रैंक का प्रतीक होना चाहिए था वह भी नहीं दिख रहा था। वह बस एक गुमनाम निम्न श्रेणी की अधिकारी की तरह लग रही थी, जिसे इस प्रशिक्षण के लिए अस्थायी रूप से भर्ती किया गया हो। एक शब्द भी कहे बिना वह नियमित कदमों और सांसों के साथ पहाड़ पर चढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही थीं। उसकी पुतलियां, जो साफ और ठंडी एम्बर की तरह चमक रही थीं, मानो अपने आसपास की हर चीज को एक उच्च प्रदर्शन वाले स्कैनर की तरह स्कैन, विश्लेषण और संग्रहित कर रही थीं। आलस्य से पीछे छूट रहे अधिकारियों के नाम और चेहरे, उनकी अनावश्यक बातचीत की आवाजें जो अनुशासन का उल्लंघन कर रही थीं, और सामने की कतार में सबसे शोर मचाने वाला समूह। वे इस प्रशिक्षण के आयोजक थे, डिवीजन कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह और उसके चापलूस। लानत है, यह पहाड़ इतना ऊंचा क्यों है? अजय सिंह की जोरदार आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी। वह एक बड़ी चट्टान पर बैठा था, पसीना पोंछते हुए शिकायत कर रहा था। उसके बगल में चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल प्रकाश और लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान चापलूसी करते हुए चिपके हुए थे। कमांडर, चलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं, आज मौसम बहुत ठंडा है। हाँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, मरने वाला हूं। अरे सिपाही रोहन, अजय ने पीछे की ओर चिल्लाया। उसके बुलाने पर एक भोला भाला युवा सैनिक, शायद 20 साल का, हांफता हुआ दौड़ा। उसकी पीठ पर एक भोला भाला बूढ़ा, उसकी पीठ पर उसने अपने खुद के रक्सैक से कहीं ज्यादा बड़ा बोझ लाद रखा था। कूलर बॉक्स और फोल्डिंग कुर्सियों का ढेर। धीरे मत चलो, जल्दी से कुर्सी खोलो। बेवकूफ, माफ करना कमांडर, कांपते हाथों से, जैसे कि वे पत्तियां हों। युवा सैनिक ने जल्दी से फोल्डिंग कुर्सी खोली। अजय एक संतुष्ट आह के साथ उस कुर्सी पर गिर गया। कर्नल प्रकाश और लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान ने भी अपनी कुर्सियां खोली, जैसे कि वे इंतजार ही कर रहे हों। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे कैंपिंग कर रहे हों, पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे हों। कविता शर्मा लगभग 20 मीटर की दूरी से यह सब देख रही थी, एक पेड़ से चुपचाप टिकी हुई। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसकी जॉलाइन थोड़ी सख्त हो गई थी। रोहन, यहां आओ, पीने के लिए कुछ डालो। कमीने, तुम घूर क्यों रहे हो? कर्नल प्रकाश ने कूलर बॉक्स की ओर अपनी ठुड्डी से इशारा करते हुए चिल्लाया। पीले पड़े चेहरे के साथ सिपाही रोहन ने कूलर बॉक्स खोला। उसके अंदर बर्फ और हरे रंग की शराब की बोतलें भरी हुई थीं। प्रशिक्षण के दौरान शराब पीना स्पष्ट रूप से सैन्य कानून का उल्लंघन था।
लेकिन उनके लिए सैन्य कानून का कोई अस्तित्व ही नहीं था। खट, शराब की बोतल के कान साथिया पूछकर। खट, शराब की बोतल के ढक्कन के खुलने की आवाज बहुत तेज थी। कांपते हाथों से सिपाही रोहन ने कागज के गिलास में शराब डाली। साफ तरल ने गिलास भर दिया। आह, पहाड़ पर पी जाने वाली शराब ही सबसे अच्छी होती है। अजय ने एक ही घूंट में एक गिलास शराब गटक ली और एक सुअर की तरह आवाज निकाली। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। तभी अजय की नजर कविता शर्मा पर पड़ी, जो दूर से उन्हें घूर रही थी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ीं। एक अजनबी महिला उसे बिना एक शब्द कहे और बिना किसी भाव के घूर रही थी। उसे असहज महसूस हुआ। अरे, उसने हाथ के इशारे से बुलाया, तुम वहां, यहां आओ। कविता शर्मा ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उसके कदम इतने शांत थे कि सूखे पत्तों पर चलने पर भी कोई आवाज नहीं हुई। तुम किस यूनिट से हो? तुम्हारा चेहरा अपरिचित है? अजय ने पूछा, शराब के प्रभाव से धुंधली आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। उसकी नजर में स्पष्ट जिज्ञासा और महिलाओं के प्रति एक स्वाभाविक अपमान था। मैं इस प्रशिक्षण के लिए संलग्न कार्मिक हूं, कविता ने संक्षिप्त उत्तर दिया। यह झूठ नहीं था, यह सच था कि वह संलग्न थी। बस उसका उद्देश्य समर्थन करना नहीं, बल्कि सफाई करना था। कविता के स्पष्ट उत्तर ने अजय के बगल में बैठे लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान को हंसा दिया। कहां से संलग्न हो? क्या तुम सीधे मुख्यालय से हो? उसकी बात पर आसपास के अन्य अधिकारियों की दबी हुई हंसी गूंज उठी। कविता ने उनके उपहास पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस उन्हें भावहीन आंखों से देखती रही, मानो वह सूखी लकड़ी देख रही हो। उसके इस रवैये ने अजय को और भी परेशान कर दिया। नशे का बहाना बनाकर उसने झगड़ा शुरू कर दिया। तुम्हारी बिना रैंक वाली वर्दी को देखकर तुम हाल ही में पास हुई लेफ्टिनेंट हो, है ना? या शायद एक एनएससीओ? जवाब क्यों नहीं देती? मैडम, क्या तुम में अनुशासन नहीं है? सेना में जब कोई वरिष्ठ अधिकारी पूछता है तो तुम्हें तुरंत जवाब देना होता है। क्या तुम्हें यह नहीं सिखाया गया? वह उठा और लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। शराब की घिनौनी गंध आ रही थी। हाँ, जिस तरह से तुम यहां तक पहुंची हो, उसे देखकर लगता है कि तुम कोई साधारण महिला नहीं हो। तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है, उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा और उसकी बांह थपथपाई। यह स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न था। आखिरकार कविता शर्मा के चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म भाव परिवर्तन दिखा। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे, मानो वह उपहास पूर्वक मुस्कुरा रही हो। लेकिन वह मुस्कान इतनी ठंडी और चुभने वाली थी कि उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते। ब्रिगेडियर जनरल, उसने पहली बार उसे पुकारा। उसकी आवाज नीची और सूखी थी, लेकिन अजीब तरह से उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ की सभी आवाजों को शांत कर सकती थी। प्रशिक्षण के दौरान शराब पीना सैन्य कानून का उल्लंघन है। अधीनस्थ सैनिक को व्यक्तिगत हितों की सेवा के लिए मजबूर करना भी अधिकार का दुरुपयोग है। बेहतर होगा कि आप इसे अभी रोक दें। तुरंत ही उनके आसपास की हवा जम गई। कहीं से आई एक महिला, जिसके पास रैंक का प्रतीक भी नहीं था, उसे उपदेश देने की हिम्मत कर रही थी। एक सक्रिय डिवीजन कमांडर और एक सितारा जनरल। ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उसका लाल चेहरा अब गुस्से से तमतमा रहा था। एक पल के लिए वह कुछ नहीं कह सका। इतना अविश्वास था कि उसका दिमाग स्थिति को संसाधित करने में असमर्थ लग रहा था। सबसे पहले होश में आने वाला कर्नल प्रकाश था। पागल हो क्या? तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? उसने आगे बढ़ते हुए डांटा, लेकिन अजय ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। फिर एक भयानक शांत आवाज में उसने उससे पूछा, तुमने अभी क्या कहा? क्या आपने नहीं सुना? तो मैं दोहरा दूंगी। मैंने कहा, अभी शराब पीना बंद करो। कविता शर्मा 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। उसकी एम्बर जैसी पुतलियां अजय की गुस्से से जलती आंखों में सीधे देख रही थीं। उस घूरने की लड़ाई में अजय ही पीछे हटता हुआ लग रहा था। अनजाने में उसे पीछे हटने की इच्छा महसूस हुई। यह महिला कौन थी? वह नजर निश्चित रूप से किसी निम्न श्रेणी के अधिकारी की नहीं थी। यह एक शीर्ष शिकारी की नजर थी जो अपने शिकार को देख रहा हो, लेकिन अपने दर्जनों अधीनस्थों के सामने वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। वह अपना विवेक खो बैठा था। गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया था। उसने फैसला किया कि वह इस ढीठ महिला को सबके सामने बुरी तरह से कुचल देगा। उसकी नजर सिपाही रोहन के हाथ में शराब की बोतल पर पड़ी।
हाँ, यही है। वह सिपाही रोहन के पास गया और उससे शराब की बोतल छीन ली। फिर वह कविता शर्मा के सामने वापस आ गया। उसके होठों पर एक क्रूर और कुटिल मुस्कान तैर गई। सैन्य सम्मान, वह बुदबुदाया। तुम जैसा पर्वतारोही सैन्य सम्मान के बारे में क्या जानता है? उसे यह एहसास नहीं था कि यह वाक्य नरक के द्वार खोलने वाला मंत्र बन जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह के हाथ में शराब की बोतल ठंडी सर्दियों की धूप में भयानक रूप से चमक रही थी। उसकी आंखें गुस्से और शराब से पूरी तरह खाली थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके विवेक की डोर बहुत पहले ही टूट चुकी थी। वह अब अपने सामने खड़ी महिला को एक सैन्य सहयोगी या अधीनस्थ अधिकारी के रूप में नहीं देख रहा था। वह उसे सिर्फ एक ढीठ और घमंडी मादा मान रहा था, जो उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत कर रही थी। तुम्हें क्या पता? वह एक जंगली जानवर की तरह गुर्राया और आगे बढ़ा। उसके मुंह से निकले गंदे शब्दों के साथ शराब की घिनौनी गंध आ रही थी। तुम सेना को क्या समझती हो? तुम जैसी औरत क्या जानती है? यह एक युद्ध का मैदान है। यह उन पुरुषों की दुनिया है जो हर दिन देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। यह तुम जैसी महिलाओं के लिए जगह नहीं है, जो सिर्फ सुंदर कपड़े पहन सकती हैं और अच्छी पोजीशन पाने के लिए बड़े अधिकारियों को लुभा सकती हैं। उसकी उन हाल के लिए बातें स्पष्ट रूप से अपमानजनक थीं। उसके आसपास के अन्य अधिकारी अब हंस नहीं रहे थे। चिंतित चेहरों के साथ वे बारी बारी से अपने नियंत्रण से बाहर हो चुके डिवीजन कमांडर और उस रहस्यमयी महिला को देख रहे थे, जो उसके सामने 1 इंच भी नहीं हिली। सिर्फ कर्नल प्रकाश और लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान ही अपने कमांडर को खुश करने के लिए अभी भी जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। कविता शर्मा अभी भी चुप थी। वह बस अजय सिंह के चेहरे के हर विवरण, उसके मुंह के आकार और उसकी आंखों की नजर को अपने दिमाग की हार्ड डिस्क में संग्रहित कर रही थी। उसकी चुप्पी ने अजय को और भी पागल कर दिया। उसे लगा जैसे वह एक दीवार से चिल्ला रहा हो। जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें बुरा लगा? तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह पद कैसे मिला? यह स्पष्ट है। अपने सुंदर चेहरे और युवा शरीर के साथ क्या तुम जनरलों की सेवा करती हो? यह बयान बहुत ज्यादा हो गया था। यह चरित्र हनन था। उनके आसपास की हवा बहुत ठंडी हो गई। यहां तक कि लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान का चापलूस चेहरा भी थोड़ा सख्त हो गया। लेकिन अजय रुका नहीं। नहीं, वह रुक नहीं सकता था। वह अपने द्वारा कहे गए शब्दों का बोझ अब और नहीं सह सकता था और उसने सोचा कि इस स्थिति को समाप्त करने का एकमात्र तरीका अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलकर नष्ट कर देना है। वह इतना करीब आ गया कि उसका चेहरा कविता शर्मा के चेहरे के ठीक सामने था। उसकी गंदी सांसें लगभग उसके गालों को छू रही थीं। अगर देखा जाए तो तुम्हारा चेहरा काफी अच्छा है, उसने उसके चेहरे को एक कामुक नजर से देखते हुए कहा। फिर उसने भयानक शब्द कहे जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक सैनिक की तुलना में तुम हमारे मुख्यालय के सामने की दुकान की नौकरानी की तरह ज्यादा लगती हो, है ना? ढाबे की नौकरानी सिर्फ एक महिला अधिकारी का अपमान नहीं था, बल्कि सबसे खराब मौखिक हिंसा थी जो एक महिला को इंसान से कमतर प्राणी के रूप में अपमानित करती थी। जैसे ही वे शब्द निकले, कविता शर्मा के कंधे थोड़े कांप गए। उसकी एम्बर जैसी पुतलियों की गहराई से लगभग अदृश्य एक ठंडी नीली चिंगारी एक पल के लिए चमकी, लेकिन वह तुरंत एक गहरी खाई में डूब गई। उसने अभी भी कोई भाव नहीं दिखाया। अजय ने उसकी लाचारी को आत्मसमर्पण समझ लिया। अब उसे लगा कि वह पूरी तरह से लड़ाई जीत चुका है। विजयोल्लास में वह हंसा और अंतिम हमला किया। उसने अपना दूसरा खाली हाथ उठाया, फिर बहुत हल्के से, लेकिन दुनिया के सबसे अपमानजनक तरीके से उसने उसके गालों को थपथपाया, जैसे सड़क के किनारे किसी कुत्ते को सहला रहा हो। जवाब दो मैडम, एक रात का तुम्हारा रेट क्या है? ठीक उसी क्षण कविता शर्मा के कसकर बंद होंठ आखिरकार धीरे धीरे खुले। उसकी आवाज नीची और ठंडी थी, जैसे सर्दियों की झील में बर्फ के नीचे बहता पानी। ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह। पहली बार उसने उसका रैंक और नाम एक साथ लिया। आपके सभी वर्तमान शब्द और कार्य स्पष्ट रूप से सैन्य अनुशासन विनियमों के अध्याय 2 अनुच्छेद 12 का उल्लंघन करते हैं, जो वरिष्ठों पर हमले, धमकी और अपमान पर रोक लगाते हैं। अध्याय 4 अनुच्छेद 25 जो सम्मान और भाषा की शालीनता बनाए रखने के दायित्व से संबंधित है, और सैन्य दंड संहिता की धारा 62 जो हमले से संबंधित है। उसने कानून के अनुच्छेदों को इतनी धारा प्रवाह रूप से सुनाया जैसे उसने पूरी कानून की किताब याद कर ली हो।
उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था। मैं आपको यह भी चेतावनी देती हूं कि आपके कार्यों पर सैन्य दंड संहिता की धारा 92 के तहत अश्लील कृत्यों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। मैं अंतिम सिफारिश करती हूं कि आप तुरंत सभी कार्यों को रोक दें और आधिकारिक रूप से माफी मांगें। उसके शब्द एक अच्छी तरह से तेज की गई तलवार की धार की तरह तेज और तार्किक थे। यहां तक कि नशे में धुत और अपना विवेक खो चुका अजय भी तुरंत चुप हो गया। यह महिला आखिर है कौन? वह कानून के अनुच्छेदों को इस तरह कैसे याद कर सकती है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने दर्जनों अधीनस्थों के सामने वह माफी नहीं मांग सकता था या पीछे नहीं हट सकता था। जैसे ही वह पीछे हटता, उसका अधिकार निम्नतम स्तर पर गिर जाता। उसके दिमाग में केवल अंधा क्रोध और स्थिति को पलटने का जुनून बचा था। तुम वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। केवल उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे। फिर उसने इस स्थिति को सबसे आदिम और सबसे क्रूर तरीके से समाप्त करने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में शराब की बोतल ऊंची उठाई। हाँ, तुम कानून की बात करती हो तो बताओ, क्या यह भी कानून का उल्लंघन है? चतुर मैडम, उसकी चीख के साथ ही भयानक घटना घटी। ठंडी साफ शराब बोतल के मुंह से निकली, एक पर वलय बनाया और कविता शर्मा के सिर पर गिर गई। वह बची नहीं, उसे बचने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने पूरे शरीर से अपने सिर के ऊपर से टकराने वाले ठंडे तरल की अनुभूति महसूस की, जो उसके बालों से बह रहा था और उसके गालों और गर्दन को भिगो रहा था। शराब की तीखी गंध ने उसकी सूंघने की शक्ति को खत्म कर दिया। पूरा पहाड़ तुरंत शांत हो गया, यहां तक कि हवा की आवाज भी रुक गई, मानो पूरी दुनिया इस भयानक और अन्यायपूर्ण हिंसा के क्षण को देखने के लिए अपनी सांसें रोके हुए हो। सैकड़ों सैनिकों को अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी देखा, उस पर विश्वास नहीं हुआ। एक महिला अधिकारी को उनके डिवीजन कमांडर द्वारा खुलेआम शराब से नहलाए जाने का भयानक दृश्य। उनके सीने में कुछ गर्म सा उमड़ पड़ा। वह गुस्सा था, लेकिन साथ ही कुछ भी न कर पाने की लाचारी ने उनके पूरे शरीर को एक जंजीर की तरह जकड़ लिया। ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह ने खाली शराब की बोतल जमीन पर फेंक दी। पत्थर से टकराकर टूटे हुए शीशे की तीखी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वह हाँफ रहा था। एक धुंधला सा एहसास हुआ कि उसने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए वह अंत तक चिल्लाया, अब तुम्हें एहसास हुआ? तुम सोचती हो कि यह कहां है? एक देश को लेकर के धंधता के साथ एक देश को लेकर मेरी मुखालफत करने की हिम्मत कर रही हो? तुम जैसी औरत को इसी तरह कुचलना पड़ता है, तब जाकर एहसास होता है। कविता शर्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शराब से भीगे उसके बाल उसके गालों से चिपके हुए थे। उसकी युद्ध वर्दी पूरी तरह से भीग गई थी, जिससे उसके शरीर की रूपरेखा अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यह दृश्य दयनीय लग सकता था, लेकिन अजीब तरह से उसमें कमजोरी या अपमान का कोई निशान नहीं था। इसके विपरीत उसकी एम्बर जैसी पुतलियां अब साफ नहीं थीं। उसके भीतर एक ठंडी नीली नरक की आग जल रही थी, जो सब कुछ जलाने के लिए तैयार लग रही थी। एक शब्द भी कहे बिना उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और शांति से अपने गालों से चिपके बालों को हटाया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींची, इतनी कसकर कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। उसके होंठ एक बार फिर बहुत धीरे धीरे खुले। ठीक है, उसने धीरे से फुसफुसाया, बस इतना कि वह खुद सुन सके। चलो शुरू करते हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज नहीं थी जो व्यक्तिगत बदला लेने की कसम खा रहा हो। यह एक जल्लाद की आवाज थी जो सेना के नाम पर, न्याय के नाम पर, तूफान से पहले की शांति को खा रहे एक सड़े हुए कैंसर के खिलाफ मौत की सजा सुना रहा था। सब कुछ जल्द ही शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह 9:00 बजे डिवीजन ऑपरेशन मीटिंग रूम में माहौल भारी था। एक बड़ी यू आकार की मेज पर डिवीजन के सभी मुख्य कर्मचारी सतर्क मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे तनावग्रस्त थे। कल रात पूरी सेना को एक आपातकालीन टेलीग्राम भेजा गया था। इसका सार यह था कि सेना मुख्यालय सभी रैंकों में युद्ध की तैयारी और सैन्य अनुशासन का एक विशेष निरीक्षण करेगा, और इसका पहला लक्ष्य ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह के नेतृत्व वाला 17वां डिवीजन था। लानत है, हमारी यूनिट ही क्यों? मुख्य कुर्सी पर बैठे ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह घबराहट में मेज थपथपा रहे थे। टक टक, वह आवाज जो मानो उसकी बेचैनी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, पूरे मीटिंग रूम में गूंज उठी।
उसे कल पहाड़ पर हुई घटना याद आ गई। भले ही यह नशे की हालत में किया गया था, उस महिला की आखिरी नजर, उस बिना रैंक वाली महिला की नजर उसके दिमाग में घूमती रही, नरक की आग की तरह ठंडी और चुभने वाली नजर। यह संभव नहीं है। उस जैसी महिला क्या कर सकती है? उसने अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए खांसा। उसके बगल में बैठे कर्नल प्रकाश ने उसके चेहरे के भावों को देखते हुए चापलूसी की। कमांडर, ज्यादा चिंता न करें। और कौन सी यूनिट है जिसका सैन्य अनुशासन हमारे जितना सही है? मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सिर्फ औपचारिकता के लिए ही आएंगे। उम्मीद तो यही है। मैंने सुना है कि इस बार निरीक्षण दल के प्रमुख के रूप में जो व्यक्ति आ रहा है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहते हैं कि वह एक कोबरा की तरह क्रूर महिला है। अजय ने बड़बड़ाया। तभी टक टक मीटिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी कर्मचारियों के कंधे चौंक गए। जिसका इंतजार था वह आखिरकार आ गया। अंदर आओ, अजय ने खांसने के बाद एक बनावटी अधिकारपूर्ण आवाज में कहा। क्रीक। मीटिंग रूम का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर थीं। तनाव के कारण उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। सबसे पहले मुख्यालय का एक कर्नल और अर्जुन नाम का एक युवा लेफ्टिनेंट अंदर आया। वे दरवाजे के दोनों ओर खड़े हो गए और एक आदर्श मुद्रा में सलामी दी। और आखिरकार आज का मुख्य पात्र, निरीक्षण दल का प्रमुख, प्रकट हुआ। उस क्षण ऐसा लगा जैसे सबने सांस लेना बंद कर दिया हो। मीटिंग रूम के अंदर की हवा तुरंत खाली हो गई। अंदर आने वाली एक महिला अधिकारी थी। उसने एक त्रुटिहीन वर्दी पहन रखी थी, एक तेज धार वाली टोपी, एक चमकदार सफेद कमीज और एक अधिकारपूर्ण सेना की हरी वर्दी। लेकिन यह उसका रूप नहीं था जिसने उन्हें चौंका दिया, बल्कि उसका चेहरा था। वही महिला जिसे उन्होंने कल पहाड़ के प्रशिक्षण में एक ढाबे की नौकरानी के रूप में उपहास किया था और जिसके सिर पर उन्होंने शराब डाली थी। ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह का मुंह मछली की तरह खुला रह गया। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं जैसे वे बाहर निकल की आएंगी। उसका दिमाग उसके सामने के दृश्य को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। यह संभव नहीं है। यह एक सपना है, एक बुरा सपना। मैं आर्या के सपना, ये बुरा सपना। उसके बगल में बैठे कर्नल प्रकाश और लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान के चेहरे कागज की तरह पीले हो गए। भूरे नहीं, उनके पैर इतने कांप रहे थे कि कुर्सी पर बैठे रहना मुश्किल हो गया था। कविता शर्मा उनके हैरान भावों से गुजरी जैसे सड़क पर कंकड़ देख रही हो। उसकी आंखें केवल मीटिंग रूम की सबसे मुख्य कुर्सी पर टिकी थीं, वह जगह जहां डिवीजन कमांडर को बैठना चाहिए था। थप थप उसकी ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज मीटिंग रूम के सन्नाटे में मौत की सजा की घोषणा की तरह गूंज उठी। उसके कदमों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। वह आखिरकार ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह के ठीक सामने रुक गई, जो उसे पीले पड़े चेहरे से देख रहा था। फिर बिना एक शब्द कहे उसने उसे ऊपर से देखा। उसकी नजर कल की तरह ही थी, ठंडी और साफ एम्बर जैसी आंखें, बिना किसी भाव के। लेकिन आज उस नजर में एक तीखा अधिकार और एक निर्विवाद खतरा जुड़ गया था। अनजाने में अजय अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, एक स्प्रिंग की तरह। तभी कविता शर्मा ने धीरे धीरे अपनी नजर उसके कंधे पर डाली। उसके कंधे पर एक सितारा खतरनाक रूप से चमक रहा था। फिर उसने अपने कंधे पर देखा। उसके कंधे पर दो स्पष्ट रूप से चमकदार और निर्विवाद सितारे थे। मेजर जनरल का रैंक का प्रतीक नरक की मुहर की तरह चमक रहा था। अजय के मुंह से एक अर्थहीन कराह निकली। दो सितारा मेजर जनरल, सेनाध्यक्ष के सहायक संचालन अधिकारी और इस बार विशेष निरीक्षण दल की प्रमुख, जीवित किंवदंती, जिसे एम्बर स्टोन का उपनाम दिया गया था, जिसने सेना के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को डर से कंपा दिया था। मेजर जनरल कविता शर्मा। उसके दिमाग में कल कहे गए भयानक शब्द और उसके द्वारा किए गए पागलपन भरे काम एक पैनोरमा की तरह कौंध गए। ढाबे की नौकरानी की तरह ज्यादा लगती हो। एक रात का तुम्हारा रेट क्या है? तुम जैसी औरत को इसी तरह कुचलना पड़ता है, तब जाकर एहसास होता है। और ठंडी शराब जो उसने उसके सिर पर डाली थी, आह आह आह। उसकी नजर पीली पड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर का खून उल्टी दिशा में बह रहा हो। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह इतने बड़े आतंक के सामने पानी से बाहर निकली मछली की तरह केवल हाँफ सकता था। कविता शर्मा ने उस दयनीय दृश्य को एक पल के लिए, बहुत ही संक्षिप्त पल के लिए, बिना एक शब्द कहे देखा। फिर उसने उससे अपनी नजर हटा ली। वह अब उसके ध्यान का विषय नहीं था।
वह अब केवल एक काम था जिसे पूरा करना था। वह अजय को एक तरफ धकेलते हुए गुजरी और शान से मुख्य कुर्सी की ओर चली गई। जैसे ही वह मुख्य कुर्सी पर बैठी, मीटिंग रूम में शक्ति का क्रम तुरंत और पूरी तरह से बदल गया। वह अब इस कमरे की पूर्ण शासक थी। उसने अपनी टोपी उतारी और उसे मेज पर रख दिया। धक! एक छोटी लेकिन भारी आवाज पूरे मीटिंग रूम में गूंज उठी। फिर उसने जमे हुए कर्मचारियों से अपने पहले शब्द कहे। उसकी आवाज एक आदर्श सैनिक की आवाज थी, जिसमें जरा भी भावना नहीं थी। इस समय से सेना मुख्यालय द्वारा 17वें इन्फैंट्री डिवीजन का युद्ध तैयारी और सैन्य अनुशासन का विशेष निरीक्षण शुरू होता है। उसने एक दस्तावेज निकाला और उसे एक मशीन की तरह पढ़ना शुरू कर दिया। यह निरीक्षण खुफिया रिपोर्टों के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें अनुशासन के उल्लंघन, अक्षम प्रशिक्षण प्रणाली और डिवीजन के भीतर कुछ कमांडरों द्वारा नैतिक विचलन और उल्लंघन की व्यापकता का उल्लेख है। कुछ कमांडरों द्वारा नैतिक विचलन और उल्लंघन। उस वाक्य को पढ़ते समय उसने एक पल के लिए अपना सिर उठाया और सीधे अजय के पहले से ही पीले पड़े चेहरे को देखा। उसकी नजर मानो कह रही हो, तुम कचरा हो। अजय ने उसकी नजर से बचते हुए अपना सिर गहरा झुका लिया। वह उस पल उस जगह से गायब हो जाना चाहता था। कविता शर्मा ने अपनी नजर फिर से दस्तावेज पर डाली। निरीक्षण अवधि के दौरान मेरे पास डिवीजन कमांडर से उच्च कमांड अधिकार हैं। डिवीजन के सभी कर्मचारी और संसाधन निरीक्षण दल के नियंत्रण में होने चाहिए। कोई भी मेरी अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है और सभी संचार की निगरानी की जाएगी। यह लगभग सैन्य आपातकाल की घोषणा के बराबर था। अंत में एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूं। उसने दस्तावेज नीचे रखा और मीटिंग रूम में बैठे सभी कर्मचारियों के चेहरों को एक एक करके देखा। इस निरीक्षण में मैं कोई अपवाद या सहिष्णुता नहीं दूंगी। रैंक की परवाह किए बिना यदि एक भी उल्लंघन पाया जाता है तो उसे सैन्य कानून के अनुसार सबसे कड़ी सजा दी जाएगी। मैं इस स्थान पर पूरी ईमानदारी से यह घोषणा करती हूं। उसके अंतिम शब्दों ने मीटिंग रूम में बैठे सभी लोगों के दिलों में एक बर्फ की ड्रिल की तरह छेद कर दिया। खासकर कर्नल प्रकाश और लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान, अजय के चापलूस, जिन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनका सैन्य करियर नहीं, उनका जीवन आज समाप्त हो गया है। कोई सवाल? बेशक कोई नहीं था। मीटिंग रूम के अंदर केवल एक भयानक सन्नाटा था। ठीक है, तो हम प्रत्येक अनुभाग से कार्य रिपोर्ट शुरू करते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ, कृपया। उसने कर्नल प्रकाश की ओर इशारा किया। कर्नल प्रकाश ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कमजोर थे और वह लड़खड़ा गया। लगभग रोने वाली आवाज में वह बमुश्किल अपनी रिपोर्ट शुरू कर सका। मैं चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल प्रकाश। वर्तमान में कर्मियों की संख्या। उसकी आवाज एक बकरी की तरह कांप रही थी। कविता शर्मा ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर उसे ठंड से काट दिया। बस बैठ जाओ। फिर उसने अपने सहायक लेफ्टिनेंट अर्जुन, जो उसके बगल में खड़ा था, से कहा, लेफ्टिनेंट अर्जुन, अब से तुम बैठक का नेतृत्व करो। मुझे कुछ कचरा निपटाना है। वह अपनी कुर्सी से उठी। फिर उसने ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह की ओर अपनी ठुड्डी से इशारा किया। ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह, मेरे साथ आओ। नरक का द्वार आखिरकार उसके सामने चौड़ा खुल गया था। मेजर जनरल कविता शर्मा के मीटिंग रूम से चले जाने के बाद पीछे छूटे कर्मचारी ऐसे बैठे रहे मानो उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ चुकी हो। घमंड और आलस्य जो अब तक उन्हें घेरे हुए था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी जगह एक आदिम भय ने ले ली। वे सभी जानते थे कि एम्बर स्टोन उपनाम वाली वह महिला जनरल एक बार अपनी तलवार निकाल लेती है तो खून देखे बिना कभी उसे वापस म्यान में नहीं रखती। कविता शर्मा डिवीजन कमांडर के कार्यालय की ओर चली गई, जिसे उसके अस्थायी कार्यालय के रूप में आवंटित किया गया था। वह कमरा जो कुछ घंटे पहले तक ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह का था, उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर आकर्षक शानदार फर्नीचर और महंगे गोल्फ क्लब बिखरे हुए थे, जो मालिक के स्वाद को दर्शा रहे थे। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, अपनी नजर पूरे कमरे में घुमाई, जैसे कि कुछ गंदा देख रही हो। जैसे ही वह मेज पर बैठने वाली थी, टक टक एक धीमी दस्तक की आवाज आई। दरवाजा थोड़ा खुला और एक युवा अधिकारी ने अपना सिर अंदर डाला। वही युवा अधिकारी जिसे उसने अभी मीटिंग रूम में देखा था, जिसे वह मुख्यालय से लाई थी। अर्जुन। उसका चेहरा तनावग्रस्त था, लेकिन उसमें एक मजबूत दृढ़ संकल्प था।
क्या बात है लेफ्टिनेंट? कविता शर्मा ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी, लेकिन अर्जुन के प्रति उसका रवैया अजय और उसके गिरोह का सामना करते समय की तुलना में थोड़ा अलग था। अर्जुन अंदर आया, दरवाजा बंद किया और उसकी मेज के पास आया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी कमर 90 डिग्री झुकाई, एक गहरी सलामी दी। मेजर जनरल, मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ताकत थी। कविता शर्मा अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई, अपने हाथ मोड़ लिए और उसे ध्यान से देखा। उसकी एम्बर जैसी आंखें धीरे धीरे उस युवा अधिकारी को सिर से पैर तक स्कैन कर रही थीं, जैसे कि उसकी ईमानदारी को भेदना चाहती हों। कहो। अर्जुन ने एक घूंट निगला और बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। मैंने कल पहाड़ के प्रशिक्षण में हुई घटना भी देखी। यह सुनकर कविता शर्मा की नजर थोड़ी बदल गई, तो वह वहां मौजूद कई अधिकारियों में से एक था। मुझे एक सैनिक के रूप में और एक इंसान के रूप में बहुत शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं केवल कायरता से अपना सिर झुका सका। उस हकीकत ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए मेजर जनरल। उसने फिर से अपनी कमर गहरी झुकाई। उसकी आवाज ईमानदारी भरे गुस्से और आत्मघृणा से भरी थी। कविता शर्मा एक पल के लिए चुप रही। उसने अर्जुन के चेहरे, उसकी आंखों को देखा। उसकी आंखें साफ और बुद्धिमान थीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अभी भी न्याय की भावना से जल रही थीं। इस सड़ी हुई यूनिट के भीतर अभी भी इस तरह की नजर वाले युवा का होना उसके लिए एक छोटी सी सांत्वना जैसा था। आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। माफी मांगना तुम्हारा काम नहीं है। उस स्थिति में तुम एक लेफ्टिनेंट के रूप में कुछ नहीं कर सकते थे। अगर तुम आगे बढ़ते तो तुम्हारा सैन्य करियर खत्म हो जाता। अपना सिर उठाओ। उसकी आवाज अभी भी कठोर थी, लेकिन उसमें एक अस्पष्ट गर्मी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। तुम मुझसे सिर्फ यह कहने के लिए नहीं आए हो, है ना? सीधे मुद्दे पर आओ। तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? उसके तीखे सवाल ने अर्जुन को फिर से अपने होंठ काटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और उसे सावधानी से उसकी मेज पर रख दिया। यह पिछले 6 महीनों का मेरा व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। कविता शर्मा ने बिना कुछ कहे नोटबुक उठाई, और जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसकी नजर बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उस नोटबुक में ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह और उसके चापलूसों द्वारा किए गए सभी प्रकार के उल्लंघनों के साथ तारीख, समय, स्थान और शामिल नामों को बड़े करीने से दर्ज किया गया था। निजी पेट्रोल पंपों को बेचने के लिए यूनिट के ईंधन की तस्करी का विवरण, अपने दावतों के खर्च के लिए सैनिकों के भोजन के धन के गबन का सबूत, उन्नत युद्ध उपकरणों का रिकॉर्ड जो लॉजिस्टिक्स गोदाम में होना चाहिए था, पास के सैन्य अड्डे पर काले बाजार में चला गया। यहां तक कि बड़ी मात्रा में रिश्वत के बदले में कुछ कंपनियों को यूनिट सुविधाओं के निर्माण परियोजनाओं को देने का विवरण। यह केवल कथित उल्लंघनों की एक सूची नहीं थी। यह एक भयानक कैंसर सेल नेटवर्क का नक्शा था, जो दिखा रहा था कि कितनी व्यवस्थित रूप से और कितने समय से एक सैन्य इकाई सड़ रही थी। कविता शर्मा ने उस नोटबुक के पन्ने पलटते समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसकी जॉलाइन की मांसपेशियां सख्त होती जा रही थीं और उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो रहे थे। उसकी चुप्पी एक भयानक शांति थी, जो एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट का संकेत दे रही थी, जो जल्द ही होने वाला था। अंतिम पन्ना बंद करने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। तुम यह मेरे पास क्यों लाए हो? क्या तुम्हें इसे अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था? अर्जुन कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने बटालियन कमांडरों को इसकी सूचना दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे जो मिला वह यह था कि मुझे हस्तक्षेप न करने की धमकी दी गई, क्योंकि वे सभी उस गिरोह का हिस्सा थे। मैं लगभग हार मान चुका था। मैंने सोचा कि इस विशाल भ्रष्टाचार की श्रृंखला के सामने मेरे जैसा एक लेफ्टिनेंट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कल मैं आपसे मिली मेजर जनरल, और आज सुबह मीटिंग रूम में मैंने आपकी घोषणा सुनी। इसलिए मैंने अपनी आखिरी उम्मीद आजमाने का फैसला किया। उसकी आवाज हताश लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। कविता शर्मा काफी देर तक चुप रही। वह अपनी कुर्सी से उठी, खिड़की के पास गई और मैदान को देखा। सैकड़ों युवा सैनिक कुछ भी जाने बिना लगन से प्रशिक्षण ले रहे थे।
उन भोले भाले युवाओं को सड़े हुए कमांडरों द्वारा अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके सीने में लावा की तरह ठंडा गुस्सा जल रहा था। आखिरकार उसने एक फैसला किया। वह अपनी मेज पर वापस आई और अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। लेफ्टिनेंट अर्जुन, यस मेजर जनरल, अब से तुम मेरे सहायक के रूप में काम करोगे। मुख्यालय से लाए गए प्रशासनिक अधिकारी को मैं कोई और काम सौंप दूंगी। अब से तुम मेरे हाथ और पैर बनोगे। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। मैं मेजर जनरल का सहायक बनूंगा। मैं सक्षम नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सक्षम हूं। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा, उसने एक टूटी हुई आवाज में जवाब दिया। उसके चेहरे पर भारी जिम्मेदारी के साथ मिली जुली भावना थी। ठीक है, एक बहुत ही हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान कविता शर्मा के होठों पर तैर गई, जैसे एक सेनापति की मुस्कान जिसे एक उपयोगी हथियार मिल गया हो। अब से हम अपना युद्ध शुरू करते हैं। उसकी आवाज नीची थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो युद्ध के मैदान को हिला सकती थी। पहला काम, इस नोटबुक की सामग्री का समर्थन करने वाले सभी भौतिक सबूतों को सुरक्षित करो। बजट प्राप्ति रिपोर्ट, ईंधन के आने जाने की नोटबुक, प्रशिक्षण और निर्माण से संबंधित सभी दस्तावेज और पिछले 1 साल में यूनिट निरीक्षण कक्ष में आई और नजरअंदाज की गई सैनिकों की शिकायतों की सभी मूल प्रतियां, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। आज रात आधी रात से पहले यह सब मेरी मेज पर लाओ। लेकिन वे सभी दस्तावेज प्रत्येक अनुभाग के गोपनीय दस्तावेज हैं। मेरे पास उन्हें एक्सेस करने का अधिकार नहीं है, अर्जुन ने कहा। सावधान, कविता शर्मा ठंड से मुस्कुराई। अधिकार मैं दूंगी। उसने अपनी मेज पर इंटरकॉम दबाया। कुछ क्षण बाद मुख्यालय से नियुक्त सैन्य पुलिस कमांडर उसके कार्यालय में आया। मेजर जनरल, आपने बुलाया। अब से लेफ्टिनेंट अर्जुन मेरा प्रतिनिधि है। इस यूनिट के सभी अनुभागों को लेफ्टिनेंट अर्जुन द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों और सूचनाओं को प्रदान करने के लिए तुरंत सहयोग करना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी असहयोग या प्रतिरोध की कार्रवाई होती है तो चाहे वह कोई भी हो, उसे निरीक्षण में बाधा डालने और आदेश की अवज्ञा के आरोप में तुरंत मौके पर ही गिरफ्तार कर लो। क्या तुम समझे? यस, समझा। सैन्य पुलिस कमांडर की आंखें चमक उठीं। उसने भी इस यूनिट में सड़ांध की गंध महसूस की थी, लेकिन कोई कारण न होने के कारण वह हिल नहीं सका था। अब एम्बर स्टोन नामक एक पूर्ण कारण सामने आ गया था। कविता शर्मा ने फिर से अर्जुन को देखा। बस लेफ्टिनेंट अर्जुन, तुम्हारे पीछे मैं हूं। मुख्यालय है और इस देश का सैन्य कानून है। तो डरो मत और आगे बढ़ो। तुम इस युद्ध के भाले की नोक हो। अर्जुन का सीना गर्म हो गया। वह अब अकेला नहीं था। वह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय के युद्ध में अग्रिम पंक्ति का सैनिक था। यस, आदेश का पालन करूंगा। उसने जोर से सलामी दी, मुड़ा और कार्यालय छोड़ दिया। उसके कदमों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प था जो उसके प्रवेश के समय की तुलना में अतुलनीय था। अर्जुन के जाने के बाद कविता शर्मा फिर से अकेली रह गई। उसने एक बार फिर अर्जुन द्वारा छोड़ी गई पुरानी नोटबुक को बहुत धीरे धीरे खोला। उसकी उंगली ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह के नाम पर बहुत धीरे धीरे और बहुत मजबूती से फिरी। अजय सिंह, वह धीरे से बुदबुदाई। तुम्हारा नरक अब शुरू होता है। उसकी पुतलियों में ठंडी नीली एम्बर की आग आखिरकार पूरी ईमानदारी से जलने लगी थी। उस महान युद्ध की शुरुआत इतनी खामोशी से हुई, लेकिन एक निर्विवाद शक्ति के साथ नरक उम्मीद से ज्यादा जल्दी और ज्यादा करीब आ गया। जब से मेजर जनरल कविता ने निरीक्षण की तलवार निकाली, 17वां डिवीजन एक भयानक बवंडर के केंद्र में खिंच गया। लेफ्टिनेंट अर्जुन इस तरह से क्रूरता से आगे बढ़ा जैसे वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। उसके पीछे एम्बर स्टोन नामक पूर्ण अधिकार और मुख्यालय के सैन्य पुलिसकर्मी खड़े थे, जिनकी आंखों से हत्या की आभा निकल रही थी। लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट, मेजर जनरल का आदेश है, पिछले 3 वर्षों के ईंधन और गोला बारूद के आने जाने के मूल रिकॉर्ड सौंपो अभी। कार्मिक असिस्टेंट, पिछले 5 वर्षों के सभी अधिकारी पदोन्नति चयन डेटा को सील करो और निरीक्षण दल को सौंपो। प्रादेशिक असिस्टेंट, सुनो, सभी चल रही बैरक निर्माण और नवीकरण परियोजनाओं को रोको और सभी संबंधित दस्तावेज सौंपो अभी। अर्जुन की आवाज डिवीजन के सभी अनुभागों को जोड़ने वाले इंटरकॉम के माध्यम से गूंजती रही।
किसी ने भी उसके अनुरोध का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अजय सिंह के कुछ चापलूसों ने, जिन्होंने विरोध करने की कोशिश की, उन्हें तुरंत सैन्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निरीक्षण में बाधा डालना और आदेश की अवज्ञा का आरोप, जो एक सैनिक के लिए मौत की सजा के बराबर था, उन पर लगाया गया। पूरा डिवीजन भय में जम गया। ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह का साम्राज्य केवल आधे दिन में कविता शर्मा नामक नई शासक द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह, जिसका कार्यालय छीन लिया गया था, अब वास्तव में एक साधारण गेस्ट रूम में हिरासत में था। खिड़की से वह केवल असहाय होकर अपने अधीनस्थों को सैन्य पुलिस द्वारा घसीटे जाते और विभिन्न दस्तावेजों को जब्त होते हुए देख सकता था। उसने एक पागल आदमी की तरह अपने बाल नोच लिए। उसकी खोपड़ी में चुभते नाखूनों का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, सब खत्म हो गया। उसने दशकों में जो कुछ भी बनाया था वह रेत के महल की तरह ढह गया। पैसा, सम्मान, शक्ति, सब कुछ एम्बर स्टोन उपनाम वाली उस क्रूर महिला के हाथों गायब हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। मैं उस युवा महिला के हाथों ऐसे ही नष्ट नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। उसे एक आखिरी हमले की जरूरत थी ताकि वह स्थिति को पलट सके। उसके दिमाग में एक पागलपन भरी योजना आई। हाँ, वह महिला तर्क, सैन्य कानून, अनुशासन, सिद्धांत को बहुत महत्व देती है। तो फिर मुझे बस उससे वह तर्क छीन लेना है। मैं वह सब कुछ जो वह अभी कर रही है, उसे एक आधिकारिक निरीक्षण के बजाय एक व्यक्तिगत बदला के रूप में दिखा दूंगा। कैसे? मुझे बस उसे अपराधी और खुद को सबके सामने पीड़ित के रूप में दिखाना है। उसके होठों पर एक कड़वी और टेढ़ी मुस्कान तैर गई। यह उस व्यक्ति का अंतिम प्रतिरोध था जो अपना विवेक खो चुका था। उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं था। उस दोपहर 3 बजे डिवीजन के मैदान में सभी सैनिकों का एक संयुक्त युद्ध प्रशिक्षण चल रहा था। धूल भरे मैदान के ऊपर सैकड़ों सैनिक रेंग रहे थे, बाधाओं पर कूद रहे थे और पसीने से तरबतर थे। मेजर जनरल कविता शर्मा मैदान की ओर मुख किए हुए सम्मान मंच पर खड़ी थीं, अपने हाथ मोड़कर प्रशिक्षण देख रही थीं। उसके बगल में लेफ्टिनेंट अर्जुन एक नोटबुक पकड़े हुए खड़ा था। लेफ्टिनेंट अर्जुन, उस तीसरी कंपनी के सैनिक को देखो, उसकी रेंगने की स्थिति गड़बड़ है। बटालियन कमांडर को प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद पुनः शिक्षा देने के लिए कहो। यस, समझे? और वह सैनिक जिसकी बाधा कूदने की गति बहुत धीमी है, इसका मतलब है कि उसका शरीर कमजोर है। उसका डेटा लो और रात के खाने के बाद विशेष शारीरिक प्रशिक्षण करने का आदेश दो। अपनी तेज आंखों से उसने प्रशिक्षण में एक एक करके समस्याओं को सटीक रूप से इंगित किया। वह केवल एक निरीक्षक नहीं थी जो गबन का खुलासा कर रही थी। वह भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिजात वर्ग के सैनिकों में से एक थी। ठीक उसी क्षण थप 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 कोई बड़े कदमों से सम्मान मंच की ओर चला। नहीं, वह हमला कर रहा था। अर्जुन ने उसे सबसे पहले देखा और चौंक गया। मेजर जनरल ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह। कविता शर्मा धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखों में अजय का साया दिखा, जो पागलपन से चमकती आंखों से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी सैन्य वर्दी अस्त व्यस्त थी और उसका चेहरा एक शराबी की तरह लाल था, लेकिन उसने पी नहीं थी। वह गुस्से से नशे में था। उस आदमी को रोको, अर्जुन ने सैन्य पुलिस को चिल्लाया, लेकिन कविता ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। उसे आने दो, उसने बहुत शांत आवाज में कहा। भौंकने वाले कुत्ते बाघ नहीं भागते। वह अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी रही, जैसे कि उसे पता हो कि क्या होने वाला है। अजय आखिरकार सम्मान मंच के नीचे पहुंच गया। वह हाँफ रहा था और उसने अपना सिर कविता शर्मा की ओर उठाया। उसकी आंखें जल रही थीं, घृणा और पागलपन से। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि मैदान के सभी सैनिक सुन सके। मेजर जनरल कविता शर्मा। उसकी चीख पर प्रशिक्षण ले रहे सभी सैनिकों की हरकतें एक साथ रुक गईं। सैकड़ों जोड़ी आंखें सम्मान मंच की ओर टिक गईं। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? उसने अभिनय करना शुरू कर दिया, एक दुर्भाग्यपूर्ण जनरल की भूमिका निभाते हुए जिसे अन्यायपूर्ण तरीके से सब कुछ छीन लिया गया हो। तुम जो अभी कर रही हो वह निरीक्षण नहीं है, यह स्पष्ट रूप से अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग है। क्या तुम यह सब कर रही हो? इस पूरे डिवीजन को सिर्फ अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के कारण बर्बाद कर रही हो, क्योंकि मैंने कल पहाड़ पर तुम्हारी भावनाओं को थोड़ा ठेस पहुंचाया।
उसका आरोप चालाकी भरा था। उन सैनिकों के लिए जो कल पहाड़ पर क्या हुआ था नहीं जानते थे, यह आरोप तर्कसंगत लग सकता था। एक महिला जनरल की कहानी जो व्यक्तिगत भावनाओं के कारण एक सम्मानित डिवीजन कमांडर पर दबाव डाल रही थी। कविता शर्मा अभी भी उसे ऊपर से बिना कुछ कहे देख रही थी। उसकी चुप्पी ने अजय के पागलपन को और भड़का दिया। जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें बुरा लगा है ना? मैं गलत था। कल मैं नशे में था और तुम्हें नीचा दिखाया क्योंकि तुम एक महिला हो और तुम्हारे सिर पर थोड़ी शराब डाल दी। मैं उसके लिए 100 बार माफी मांगता हूं, लेकिन क्या तुम्हें इस डिवीजन का अपमान और नीचा दिखाने का अधिकार है? नहीं। यह सेना जो इस देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, सिर्फ उस कारण से। वह लगभग रो पड़ा। उसका अभिनय उत्तम था। कुछ सैनिकों की नजरें डगमगाने लगीं। क्या वह महिला जनरल वास्तव में बहुत ज्यादा कर रही थी? मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम सैन्य कानून का हवाला देती हो, है ना? ठीक है, मैं भी तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्पष्ट अधिकार के दुरुपयोग और उत्पीड़न को आधिकारिक तौर पर मुख्यालय और महल में मुद्दा बनाऊंगा। देखते हैं कौन जीतता है। वह सब कुछ दांव पर लगाकर अपना अंतिम दांव खेल रहा था। इस स्थान पर सभी सैनिकों के सामने वह कविता शर्मा को अपराधी और खुद को पीड़ित के रूप में पेश करेगा। इस तरह वह जनमत तैयार करेगा और स्थिति को पलटने के लिए अपने राजनीतिक संबंधों का उपयोग करेगा। कविता शर्मा ने उस सारे दृश्य को एक भावहीन चेहरे के साथ देखा, जैसे एक दर्शक एक अरुचिकर नाटक देख रहा हो। उसने अजय के इरादे को स्पष्ट रूप से देखा। उसका अंतिम प्रतिरोध, बेवकूफ, तुम अब अपनी ही कब्र खोद रहे हो, उसने मन ही मन सोचा। अजय को लगा कि उसका अभिनय सफल हो गया है। अब उसे एक आखिरी निर्णायक वार की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो कविता शर्मा को सबके सामने पूरी तरह से भावुक और तर्कहीन महिला के रूप में दिखाएगा। उसने चारों ओर देखा। ठीक उसके बगल में एक एनएसईओ हाथ में एक हरी शराब की बोतल लिए हुए गुजरा। शायद प्रशिक्षण के दौरान प्यास बुझाने के लिए छिपाया गया हो। अजय ने उसे तुरंत झापट लिया, जैसे कि वह इंतजार ही कर रहा हो। अरे कमांडर! वह एनएसईओ चौंक कर चिल्लाया, लेकिन अजय की आंखों ने कुछ नहीं देखा। उसने शराब की बोतल पकड़ी और बड़े कदमों से सम्मान मंच की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अर्जुन चौंक गया और उसका रास्ता रोक दिया। मेजर जनरल, आपको बचना होगा। लेकिन कविता शर्मा ने अर्जुन का कंधा पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। कोई बात नहीं लेफ्टिनेंट अर्जुन, उसने धीरे से कहा। यह सिर्फ नरक के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट है जिसे उसने खुद चुना है। वह बची नहीं। इसके बजाय वह एक कदम आगे बढ़ी, उस अजय की ओर जो एक पागल आंखों से आ रहा था, जैसे एक प्रकाश स्तंभ आने वाली लहरों की ओर दृढ़ता से चल रहा हो। अजय आखिरकार उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। उनके बीच की दूरी केवल एक कदम थी। वह हाँफ रहा था और उसे घृणा से भरी आंखों से देख रहा था। हाँ कविता, तुम सोचती हो कि तुम बहुत महान हो? उसने बोतल का ढक्कन दांतों से काटकर खोला। टिंग! ढक्कन उड़कर फर्श पर गिर गया। सैन्य कानून का खेल जो तुम्हें इतना पसंद है, आज इस स्थान पर मैं तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक तुम ऊब न जाओ। वर्ग तुम! उसने अपने हाथ में शराब की बोतल एक बार फिर अपने सिर के ऊपर उठाई। कल जैसा ही परिदृश्य, कल जैसी ही स्थिति, लेकिन आज एक बात अलग थी। कल वह अपनी पहचान छिपाकर एक असहाय दर्शक थी, लेकिन आज वह भारतीय सेना की 2 सितारा मेजर जनरल थी, जिसका सम्मान हजारों सैनिक करते थे और इस यूनिट में सब कुछ नियंत्रित करने वाली पूर्ण शक्ति की धारक थी। अजय को अभी भी यह एहसास नहीं था कि वह किसके सिर पर मौत का वह पवित्र जल डालने वाला है और उसके पागलपन भरे कृत्य के क्या भयानक परिणाम होंगे। मैदान के सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं। समय बहुत धीरे धीरे चलता हुआ महसूस हुआ। समय रुक गया। जब ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह ने शराब की बोतल उठाई तो उस विशाल मैदान को भरने वाली सभी आवाजें जादू की तरह गायब हो गईं। प्रशिक्षण ले रहे सैनिकों की खुरदरी, सांसों की आवाज, हवा में लहराते झंडे की आवाज, यहां तक कि दूर से सुनाई देने वाली कौवे की आवाज भी। पूरी दुनिया सम्मान मंच पर हो रहे इस असाधारण दृश्य के सामने अपनी सांसें रोके हुए थीं। अजय की आंखें पागलपन से चमक उठीं। उसे लगा कि वह जीत गया। उसने कविता शर्मा के सीधे खड़े रहने और न बचने के रवैये को डर का संकेत समझा, जिसने उसके शरीर को अकड़ा दिया था। इस स्थान पर कल जैसे ही अपमान को दोहराकर उसने सैकड़ों सैनिकों के सामने उसके सभी अधिकार और सम्मान को नष्ट करने की योजना बनाई।
कैसा लगा कविता शर्मा? भले ही तुम 2 सितारा मेजर जनरल हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम अभी भी एक निम्न श्रेणी की महिला हो जो मेरे हाथों में खेल रही है। उसकी पागल चीख के साथ ही उसका हाथ तिरछा हो गया। छपक। कल जैसी ही भयानक आवाज फिर से सुनाई दी। साफ ठंडी शराब हरी बोतल के मुंह से निकली और मेजर जनरल कविता शर्मा के सिर के ऊपर एक झरने की तरह गिर गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कल उसने उस अपमान को चुपचाप स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज वह अब चुप नहीं थी। शराब के उसके सिर पर लगने से ठीक पहले वूश, एक ऐसी हरकत जो इतनी तेज थी कि आंखों से उसका पीछा नहीं किया जा सकता था। बहुत आसानी से बस अपने सिर को थोड़ा सा बगल में झुकाकर वह शराब की बौछार से बचने में सफल रही। गिरी हुई शराब ने केवल उसके कंधे और वर्दी की आस्तीन को भिगोया। एक भी बूंद उसके चेहरे और बालों पर नहीं गिरी। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कविता शर्मा बच जाएगी, लेकिन उसका आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुआ। सिर्फ उसका सिर ही नहीं हिला, उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह लपका। उसके हाथ ने अजय की कलाई को पकड़ लिया, जो शराब की बोतल को एक स्टील के शिकंजे की तरह पकड़े हुए था। क्रैक! आह! अजय के मुंह से दर्द की चीख निकली। एक भयानक दर्द, जैसे कि उसकी कलाई की हड्डी टूट गई हो। उसकी ताकत चली गई और शराब की बोतल उसके हाथ से गिर गई। तड़! सम्मान मंच के फर्श से टकराकर टूटी हुई शराब की बोतल की तीखी आवाज ने रुके हुए समय को फिर से चला दिया। यह सब 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ। यह पागल औरत अजय दर्द और गुस्से से पूरी तरह अपना विवेक खो बैठा। उसने अपना बायां खाली हाथ उठाया और कविता शर्मा के गाल पर एक मुक्का मारा। एक सक्रिय ब्रिगेडियर जनरल अपनी सैन्य वर्दी में सैकड़ों अधीनस्थों के सामने अपने वरिष्ठ एक मेजर जनरल पर हिंसा कर रहा था। भारतीय सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व अवज्ञा, लेकिन वह मुक्का कविता शर्मा के गाल पर नहीं लगा। यह अजय के जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। कविता शर्मा की नजर तुरंत पूरी तरह से बदल गई। उसकी एम्बर आंखों में ठंडा गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह एक पूर्ण हत्या की आभा ने ले ली, जो दशकों के आंखों में विशेष प्रशिक्षण और जीवन मृत्यु के मैदान में गढ़ी गई थी। उसके शरीर को याद था कि दुश्मन के हमले पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। वूश! उसने अजय के मुक्के से बहुत ही लापरवाही से बचा, जैसे कि वह धीमी गति में देख रही हो। जब अजय का बड़ा शरीर उसके पास से गुजरा तो उसका शरीर हरकत में आ गया। यह अब मार्शल आर्ट नहीं था, बल्कि एक क्रूर कला जैसा था। पहली हरकत, जैसे ही उसने उसकी कलाई छोड़ी, उसने तुरंत अजय की कोहनी के जोड़ पर नीचे से ऊपर की ओर जोर से प्रहार किया। क्रैक! रग! हा हा! एक इंसान के जोड़ के गलत दिशा में मुड़ने की भयानक आवाज सुनाई दी। अजय का दाहिना हाथ एक अजीब कोण पर मुड़ गया। एक जंगली जानवर की तरह एक चीख, जिसे इंसान की आवाज मानना अविश्वसनीय था, उसके मुंह से निकली। दूसरी हरकत, वह अजय के पीछे खिसक गई। दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और साथ ही उसके पैर में ठोकर मारी। तीसरी हरकत, उसने अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल करके अजय के बड़े शरीर को फर्श पर पटक दिया। धड़ाम! एक जोरदार टक्कर की आवाज आई, जैसे कि वह सम्मान मंच के लकड़ी के फर्श को तोड़ देगी। ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह का 100 किलो से ज्यादा वजन का भारी शरीर एक बोरे की तरह फर्श पर गिर गया, जिससे धूल उड़ी। बहुत तेज टक्कर के कारण वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और केवल एक मेढक की तरह छटपटा रहा था। मैदान के सैकड़ों सैनिक केवल अपनी आंखों के सामने के दृश्य को मुंह बाएं देख सकते थे। अविश्वसनीय! उनका डिवीजन कमांडर, जो आकाश की तरह था, अचानक एक पतले दिखने वाले महिला जनरल द्वारा कुछ ही सेकंड में एक कीड़े की तरह पंगु बना दिया गया। लेकिन कविता शर्मा का हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। वह अजय के शरीर के ऊपर चढ़ गई, जो फर्श पर पड़ा छटपटा रहा था। उसकी बची हुई बांह को पीछे की ओर मोड़ा और उसे पूरी तरह से पंगु बना दिया। फिर उसने उसके कान में एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो नरक के मौत के दूध की तरह ठंडी थी और जिसे केवल वही सुन सकता था। ढाबे की नौकरानी, कचरा! उसने अजय की मुड़ी हुई बांह पर और जोर लगाया। क्रेक! हड्डी के चीखने की आवाज आई। युद्ध के मैदान में हम तुम जैसे लोगों को ऐसे मारना सीखते हैं। बचाओ! अजय के मुंह से एक दयनीय कराह निकली। उसका घमंड और पागलपन गायब हो गया। केवल दर्द और आदिम भय बचा था। कविता शर्मा ने उसे घृणा की दृष्टि से देखा, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर से उठी। उसने अपने बिखरे हुए बालों को संवारा और शराब से भीगी अपनी वर्दी
का कॉलर ठीक किया। उसका चेहरा शांत लग रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जो अभी अभी एक भयंकर लड़ाई में शामिल हुआ हो। उसने अजय का रेडियो एचटी उठाया जो फर्श पर गिर गया था। फिर उसने फ्रीक्वेंसी खोली ताकि मैदान के सभी सैनिक और पूरी यूनिट सुन सकें। रेडियो एचटी से आती छोटी सी स्थैतिक आवाज मैदान के पूर्ण सन्नाटे के बीच बहुत तेज सुनाई दे रही थी। उसने रेडियो एचटी को अपने मुंह के पास लाया और एक ठंडी, स्पष्ट और अधिकारपूर्ण आवाज में वह उस फैसले को पढ़ना शुरू किया जो इतिहास में दर्ज होगा। सभी सैनिकों और डिवीजन के अधिकारियों को सुनो। उसकी आवाज ने पूरे मैदान पर कब्जा कर लिया, नहीं, पूरी यूनिट पर, लाउड स्पीकर के माध्यम से। मैं मुख्यालय निरीक्षण दल की प्रमुख सेना की मेजर जनरल कविता शर्मा हूं। अनजाने में सभी सैनिक सावधान की मुद्रा में आ गए। जैसा कि आपने अभी देखा, ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह प्रशिक्षण के समय नशे की हालत में थे और उन्होंने अपने वरिष्ठ यानी मुझ पर मौखिक और शारीरिक हिंसा की है। यह एक अक्षम्य अवज्ञा का कार्य है जो सैन्य अनुशासन विनियमों और सैन्य दंड संहिता का खुलेआम उल्लंघन करता है। वह एक पल के लिए रुकी और ठंडी नजर से अजय को देखा जो अभी भी फर्श पर एक कीड़े की तरह छटपटा रहा था। इसलिए निरीक्षण दल के प्रमुख के रूप में मेरे अधिकार के साथ मैं ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई करूंगी। उसकी आवाज सुनकर सभी सैनिकों ने एक घूंट निगला। सैन्य पुलिस सुनो। रेडियो एचटी के दूसरी तरफ से एक जल्दबाजी भरी आवाज आई। यस, सुनो। मेजर जनरल, ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह को वरिष्ठ पर हमले और अपमान के आपराधिक कृत्य के अपराधी के रूप में मौके पर ही गिरफ्तार करो। यदि वह विरोध करता है तो गोलीबारी को छोड़कर सभी शारीरिक बल का प्रयोग करो। इसे अभी करो। जैसे ही उसका आदेश गिरा, सम्मान मंच के नीचे तैनात सैन्य पुलिसकर्मी तुरंत ऊपर चढ़ गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अजय की दोनों बाहों को, जो अभी भी फर्श पर कराह रहा था, जोर से खींचा। फिर उन्होंने उसके दोनों हाथों में ठंडी स्टील की हथकड़ियां लगा दी। क्लिक। हथकड़ियों के लगने की आवाज अजय के सैन्य करियर और जीवन के लिए मौत की सजा की तरह लगी। यह संभव नहीं है। मैं कौन हूं? वह अंत तक छटपटाता रहा, लेकिन व्यर्थ। उसे सैन्य पुलिस द्वारा एक बोरे की तरह घसीटा गया और सैकड़ों अधीनस्थों के सामने अपमानजनक तरीके से सम्मान मंच से नीचे उतरना पड़ा। कविता शर्मा ने उस सारे दृश्य को अंत तक ठंडी आंखों से देखा। फिर आखिरी बार उसने रेडियो एचटी के माध्यम से कहा, मैं सभी डिवीजन के सैनिकों को सूचित करती हूं, सड़ी हुई जड़ आज पूरी तरह से उखाड़ दी गई है। इस समय से यह यूनिट केवल न्याय, सम्मान और टीम भावना के नाम पर फिर से जन्म लेगी। समाप्त। कर्क। उसने रेडियो एचटी बंद कर दिया। बड़ा तूफान आखिरकार सब कुछ बहा ले गया। एक पल के लिए एक भारी सन्नाटा मैदान पर छा गया और अगले ही पल, बिना किसी के शुरू किए, मैदान के एक कोने से तालियों की एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह तालियां जल्दी से पूरे मैदान में आग की तरह फैल गईं। हुर्रे! सैकड़ों सैनिकों ने अपने हेलमेट फेंक दिए और आकाश की ओर जयकार करने लगे। यह एक विजय का जयघोष था जिसने उनके लंबे समय से दबे हुए गुस्से को न्याय के नाम पर मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने पूरे शरीर से उस अत्याचारी के पतन और उसे अकेले न्याय दिलाने वाले एक नए नायक के जन्म का आशीर्वाद दिया। कविता शर्मा शांति से सम्मान मंच से नीचे उतरी, उनकी जय जयकार को पीछे छोड़ते हुए। उसके चेहरे पर न तो जीत की मुस्कान थी और न ही किसी नायक का घमंड। उसने सिर्फ वही किया जो उसे करना था। लेफ्टिनेंट अर्जुन आंखों में आंसू लिए उसके पास आया। मेजर जनरल, सच में वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका और केवल उसे प्रशंसा से भरी आंखों से देखता रहा। कविता शर्मा ने बहुत हल्के से उसका कंधा थपथपाया। यह तो बस शुरुआत है लेफ्टिनेंट अर्जुन, उसने धीरे से कहा। असली युद्ध अब शुरू होगा। उसकी नजर अजय को घसीटे जाने वाले स्थान से परे, उसके पीछे छिपे बड़े और ज्यादा सड़े हुए भ्रष्टाचार के केंद्र की ओर थी। एम्बरस्टोन का असली शिकार अब शुरू हो गया था। उस घटना का प्रभाव उम्मीद से कहीं ज्यादा और ज्यादा तेजी से हुआ। एक सक्रिय डिवीजन कमांडर, एक सितारा जनरल ने अपने वरिष्ठ, एक मेजर जनरल के खिलाफ सैकड़ों अधीनस्थों के सामने अवज्ञा की ओर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह सिर्फ एक यूनिट के भीतर का घोटाला नहीं था, यह भारतीय सेना की स्थापना के इतिहास में एक अभूतपूर्व चौंकाने वाली घटना थी। अफवाहें सेना के आंतरिक संचार नेटवर्क
और गुमनाम सैनिकों के सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश की गति से फैली। मीडिया ने इस विशेष खबर को प्रसारित करना शुरू कर दिया और अगली सुबह सभी अखबारों और समाचारों की सुर्खियां उत्तेजक शीर्षकों से भरी थीं, जैसे ब्रिगेडियर की अवज्ञा, महिला मेजर जनरल द्वारा पस्त, सेना मुख्यालय में हड़कंप, सेना प्रमुख को जनता से माफी मांगनी पड़ी और सेनाध्यक्ष को संसद की समिति में सांसदों की फटकार का सामना करने के लिए बुलाया गया। सैन्य सम्मान निम्नतम स्तर पर गिर गया, लेकिन सैन्य जेल में बंद ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान ले। भले ही वह सब कुछ खो चुका था, उसके पास अभी भी एक आखिरी हथियार था, यानी सेना के बाहर के राजनीतिक संबंध, जो उसने दशकों से रिश्वत और अनुग्रह के माध्यम से बनाए थे। अपने वकील के माध्यम से उसने बाहर चालाक संदेश फैलाना शुरू कर दिया। यह मामला सैन्य अनुशासन के उल्लंघन का नहीं, बल्कि मेजर जनरल कविता शर्मा के व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण एक लक्षित जांच का है। मेजर जनरल कविता शर्मा का अतीत में पदोन्नति को लेकर ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह के साथ संघर्ष था और उसने उस कारण से अपनी शक्ति का अन्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया। घटना के दिन ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह नशे में नहीं थे, बल्कि मेजर जनरल कविता शर्मा के अपमानजनक बयान पर गुस्से में अनायास ही काम कर गए थे। यह एक क्लासिक रणनीति है जो सेना के भीतर वैध आलोचना को यौन उत्पीड़न में बदलने के लिए एक महिला अधिकारी के रूप में उसकी विशिष्टता का उपयोग करती है। उसके आरोप चालाकी से तथ्यों और झूठ को मिलाते थे और इसका उद्देश्य सैन्य भ्रष्टाचार से मामले के सार को पुरुष और महिला अधिकारियों के बीच एक भावनात्मक विवाद में बदलना था, और यह रणनीति काम करने लगी। कुछ रूढ़िवादी मीडिया आउटलेट्स और अजय सिंह के साथ सांठ-गांठ करने वाले राजनेताओं ने इन आरोपों को तोते की तरह दोहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कविता शर्मा को एक महत्वाकांक्षी और अभिमानी डायन के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया, जो सैन्य पदानुक्रम को नष्ट कर रही थी। उस पर मुख्यालय के भीतर से भी दबाव आने लगा। उससे वरिष्ठ जनरल, जो अजय सिंह के संरक्षक थे, उन्होंने अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से उस पर दबाव डाला। मेजर कविता, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रही हो? आखिरकार तुम एक सक्रिय डिवीजन कमांडर को सैनिकों के सामने इस तरह कैसे कुचल सकती हो? सैन्य सम्मान का क्या होगा? क्या तुम सिर्फ एक ब्रिगेडियर से छुटकारा पाने के लिए पूरी सेना को हिलाने का इरादा रखती हो? इस मामले को अच्छी तरह से सुलझा लो। अजय को अपमानजनक रूप से बर्खास्त करके इस मामले को बंद कर दो। फोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाजें कभी कभी फुसलाती थीं, कभी कभी धमकाती थीं। उन्होंने सोचा कि कविता शर्मा अंततः इस बड़े संगठन के अलिखित नियमों के सामने अपना सिर झुका देगी, लेकिन उन्होंने एम्बर स्टोन कविता शर्मा को बहुत कम आंका। वह बाहरी दबाव के सामने 1 इंच भी नहीं हिली। इसके विपरीत उसका संकल्प और मजबूत हो गया और उसका गुस्सा और ठंडा होकर जलने लगा। तो सड़ी हुई जड़ें मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। उसने बाहर के सभी शोर को पूरी तरह से रोक दिया और अपने अस्थायी कार्यालय में उसने दिन और रात को भूलकर केवल मामले के सार पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बगल में लेफ्टिनेंट अर्जुन था, जो अब उसका सबसे भरोसेमंद दाहिना हाथ बन गया था। मेजर जनरल, बाहरी दबाव बहुत मजबूत है। यह भी खुफिया जानकारी है कि सामरिक खुफिया एजेंसी ने आपकी पृष्ठभूमि की जांच शुरू कर दी है। अर्जुन ने चिंतित चेहरे से रिपोर्ट दी। कविता शर्मा ने कंप्यूटर मॉनिटर से अपनी नजरें हटाए बिना ठंड से जवाब दिया। भौंकने वाले कुत्ते, कारवां चलता रहता है। लेफ्टिनेंट अर्जुन, लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान धूल से साफ नहीं होता, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन धूल से अछूता रहने के लिए जिया है। वे मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर सकते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अनावश्यक चिंताओं को दूर फेंको और हमारे काम पर ध्यान केंद्रित करो। यस, समझे? जब अजय सिंह जेल में है, यह हमारे लिए सुनहरा समय है। हमें उसके मालिक द्वारा छोड़े गए सांप के बिल में घुसना होगा और उसके अंदर छिपे सभी सांप के बच्चों को बाहर निकालना होगा। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह चमक उठीं, जिसने अपना शिकार पकड़ लिया हो। उसका अजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से दंडित करने से संतुष्ट होने का कोई इरादा नहीं था। उसका लक्ष्य स्वयं भ्रष्ट व्यवस्था थी, इस यूनिट में नहीं, पूरी सेना में, जिसने अजय सिंह नामक कैंसर सेल को पाला था। उसके और अर्जुन के बीच युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। वे रात भर जागते रहे,
जब्त किए गए दर्जनों बक्सों के दस्तावेजों से जूझते रहे। अंकों और कोड़ों से भरे दस्तावेजों के ढेर के बीच वे दांतों से एक एक करके भ्रष्टाचार के निशान खोज रहे थे। मिल गया मेजर जनरल। सुबह 3 बजे धंसी हुई आंखों से दस्तावेजों की जांच कर रहा अर्जुन चिल्लाया। उसके हाथ में पुरानी सुविधा निर्माण अनुबंधों का एक ढेर था। देखिए, पिछले 5 वर्षों में इस डिवीजन में सभी बैरक, नवीकरण और निर्माण परियोजनाएं एक ही कंपनी पीटी स्टील पावर द्वारा एकाधिकार में थीं। निर्माण लागत बहुत अधिक निर्धारित की गई थी और सभी अनुबंधों के अंतिम अनुमोदन कॉलम में ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह के हस्ताक्षर हैं। कविता शर्मा ने दस्तावेज लिया और उसे तेज आंखों से जांचा। स्टील पावर, अजय की तरह, कितना सस्ता। उसने तुरंत सैन्य पुलिस खुफिया दल को पीटी स्टील पावर नामक कंपनी की जांच करने का आदेश दिया। कुछ घंटे बाद एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई। पीटी स्टील पावर के मुख्य निदेशक ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह के सगे भाई के अलावा और कोई नहीं थे। उन्होंने सीधे नियुक्ति के माध्यम से सैन्य निर्माण परियोजनाओं पर एकाधिकार करने और अरबों रुपये का काला धन बनाने के लिए, निर्माण लागत को बढ़ाने के लिए एक मुखौटा कंपनी बनाई थी। बिंगो! कविता शर्मा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। पहेली का पहला टुकड़ा मिल गया था। वहां से शुरू होकर भ्रष्टाचार का चक्र एक उलझे हुए धागे की तरह खुलने लगा। अजय सिंह के व्यक्तिगत बैंक खाते को ट्रैक करने के बाद यह पाया गया कि हर महीने नियमित रूप से बड़ी मात्रा में धन जमा किया जाता था। जमाकर्ता का नाम मुख्यालय के आसपास के नाइट क्लब और जुआ अड्डों का मालिक था। अजय सिंह ने सैनिकों के बाहर जाने और रात भर रुकने की अनुमति को नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल उनसे सुरक्षा धन वसूलने के लिए एक हथियार के रूप में किया था। कविता शर्मा को एक ढाबे की नौकरानी के रूप में अपमानित करने की उसकी छवित बात करना था के पीछे इस तरह का एक सड़ा हुआ पक्ष छिपा हुआ था। लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान, जिसने पहाड़ के प्रशिक्षण में अजय सिंह की चापलूसी की थी, का गबन भी उजागर हुआ। उसने यूनिट के ईंधन का गबन किया था और उस पैसे का इस्तेमाल अपनी पत्नी के लिए एक शानदार आयातित कार और ब्रांडेड बैग खरीदने के लिए किया था। वह एक सैनिक की तुलना में एक वर्दीधारी चोर जैसा ज्यादा था। कर्नल प्रकाश, चीफ ऑफ स्टाफ, ने पदोन्नति चाहने वाले अधीनस्थ अधिकारियों से बड़ी मात्रा में रिश्वत लेने के लिए अपने कार्मिक अधिकार का दुरुपयोग किया था। जो लोग पैसे देते थे उन्हें पदोन्नत किया जाता था, भले ही वे अयोग्य हों, और जिनके पास पैसे नहीं थे वे हमेशा के लिए मेजर या कैप्टन बने रहते थे, भले ही वे बहुत सक्षम हों। यूनिट की युद्धक शक्ति धीरे धीरे उस तरह से सड़ रही थी। जितना ज्यादा खोदा गया उतनी ही ज्यादा सड्डांध की गंध आई। कविता शर्मा ने उन सभी सबूतों को ध्यान से संक्षेप में और बिना किसी गलती के दर्ज किया। उसने भावनात्मक रूप से काम नहीं किया। उसने केवल उन्हें ठंडे तर्क, अटूट सिद्धांत और सही सबूतों से गला घोंट दिया। कुछ दिनों बाद उसने आखिरकार अपनी मेज पर अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली। अजय सिंह और उसके छापलूसों के अपराधों को साबित करने वाले सैकड़ों पन्नों की मोटी सबूतों की फाइलें ढेर हो गईं। यह नरक का एक निमंत्रण था जिससे वे कभी नहीं बच सकते थे। उसने अर्जुन को बुलाया। लेफ्टिनेंट अर्जुन, अंतिम शिकार शुरू करने का समय आ गया है। यस, आदेश का पालन करूंगा मेजर जनरल। अर्जुन की आंखें अब एक नौसिखिया लेफ्टिनेंट की आंखें नहीं थीं। उसकी आंखों में एक अनुभवी योद्धा का आत्मविश्वास झलक रहा था जिसने एक बड़े अपराध के खिलाफ लड़ा और जीता था। कल सुबह मैं यह सारा डेटा सीधे सेनाध्यक्ष को रिपोर्ट करूंगी और मैं इस डेटा का कुछ हिस्सा मीडिया को भी जारी करने की योजना बना रही हूं। मीडिया को भी? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। हां, सड़ी हुई जड़ें बहुत गहरी हैं। शायद केवल सेना की आंतरिक शक्ति से उन्हें पूरी तरह से उखाड़ा नहीं जा सकता। हमें लोगों की शक्ति की जरूरत है। हमें पूरे देश को इस मामले की सच्चाई बतानी होगी और उनके गुस्से को, इन कमीनों को न्याय दिलाने देना होगा। यह उसका अंतिम निर्णय था। उसने इस लड़ाई में अपना पूरा सैन्य करियर दांव पर लगाने का फैसला किया। तैयार हो लेफ्टिनेंट अर्जुन? तैयार। ठीक है, चलो चलते हैं। कविता शर्मा अपनी कुर्सी से उठी। उसके हाथ में न्याय की तलवार तेज चमक रही थी। अन्याय का लंबा युग जल्द ही समाप्त होने वाला था और न्याय का भोर आखिरकार उदय हो रहा था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले मेजर जनरल कविता शर्मा ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली थी।
उसकी मेज पर पिछले कुछ दिनों की लड़ाई के परिणाम की मोटी रिपोर्टों का ढेर पड़ा था। उसके बगल में मीडिया के लिए लाल अक्षरों में लिखी एक और फाइल थी। पूरी रात न सोने के बावजूद वह थोड़ी भी थकी हुई नहीं लग रही थी। इसके विपरीत उसकी आंखें एक सेनापति की आंखों की तरह चमक रही थीं, जो लड़ाई की सुबह का स्वागत कर रहा हो। वह लेफ्टिनेंट अर्जुन के साथ हेलीकॉप्टर से मुख्यालय के लिए रवाना हुई। हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की तेज आवाज ने भोर के सन्नाटे को तोड़ दिया। जैसे ही हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर उठा, घने अंधेरे में डूबे 17वें डिवीजन का दृश्य उसके पैरों के नीचे फैल गया। वह जगह जिसे उसने पिछले कुछ दिनों में नरक में बदल दिया था, लेकिन उसकी आंखों में वह जगह अब भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं थी। उसने वहां अभी भी उम्मीद देखी। लेफ्टिनेंट अर्जुन की तरह कई युवा और स्वस्थ सैनिक थे जो चुपचाप अपनी स्थिति बनाए हुए थे। उनके लिए उसे यह युद्ध जीतना था। सेना मुख्यालय दिल्ली में सेनाध्यक्ष के कार्यालय में माहौल बर्फ की तरह ठंडा था। सेनाध्यक्ष ने अपने कंधों पर 4 सितारों के साथ कविता शर्मा द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारी सन्नाटे में पलटा। उसके माथे पर गहरी झुर्रियां दिखा रही थीं कि उसकी भावनाएं कितनी गंभीर थीं। उस रिपोर्ट में ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह के नेतृत्व वाले 17वें डिवीजन के नेतृत्व के खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को सही और निर्विवाद सबूतों के साथ दर्ज किया गया था। धन का गबन और दुरुपयोग, रिश्वत, संदिग्धों के खातों को ट्रैक करने के परिणाम और सबसे निर्णायक, उनके आपराधिक कृत्यों वाले ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग। कविता शर्मा चुपचाप खड़ी रही, सेनाध्यक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए। वह जानती थी कि पूरी सेना को कितना बड़ा प्रभाव झेलना पड़ेगा। यदि इस रिपोर्ट की सामग्री सही साबित हुई तो शायद सेनाध्यक्ष संगठन की स्थिरता के लिए सब कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे। काफी देर की चुप्पी के बाद सेनाध्यक्ष ने आखिरकार रिपोर्ट से अपनी नजरें उठाईं और उसे देखा। उसकी आंखें थकी हुई और गुस्से से भरी लग रही थीं। क्या यह सब सच है? एक भी झूठ या अतिशयोक्ति नहीं है। इस रिपोर्ट में लिखा गया सब कुछ सही भौतिक सबूतों द्वारा समर्थित है। कविता शर्मा ने एक दृढ़ आवाज में जवाब दिया। सेनाध्यक्ष ने एक लंबी सांस ली। वह उठा, खिड़की के पास गया और दिल्ली के सुबह के दृश्य को देखा। देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च कमांडर के कंधे आज बहुत भारी लग रहे थे। मेजर जनरल कविता शर्मा, उसने बिना मुड़े धीरे से कहा, तुम एक सैनिक हो या एक क्रांतिकारी? यह कोई फटकार नहीं थी, यह मिश्रित भावनाओं से भरा एक सवाल था। मैं एक सैनिक हूं जनरल, इसीलिए मैं वर्दी पहने और देश का वेतन खाने वाले लोगों को सेना की नींव को खोखला करते हुए चुपचाप नहीं देख सकती। मैंने सीखा है कि एक सैनिक का सबसे बड़ा दुश्मन सामने का दुश्मन नहीं, बल्कि अंदर का भ्रष्टाचार है। उसका जवाब सुनकर सेनाध्यक्ष धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। ठीक है, तुम सही हो। सड़े हुए घाव को दर्द होने पर भी निकालना पड़ता है। वह अपनी कुर्सी पर वापस आया और सीधे लाल फोन उठाया। सेना प्रमुख से कनेक्ट करो। सेनाध्यक्ष, यहां एक आपातकालीन समस्या है। युद्ध की दिशा निर्धारित हो चुकी थी, लेकिन कविता के पास अभी भी एक आखिरी कदम था। वह जानती थी कि केवल सेना की आंतरिक सफाई के प्रयासों से वह इस विशाल भ्रष्टाचार कार्टेल को पूरी तरह से नहीं उखाड़ सकती। अजय सिंह के पीछे छिपे राजनीतिक दुनिया के अदृश्य हाथों को काटने के लिए उसे एक ज्यादा शक्तिशाली हथियार की जरूरत थी। जनता का गुस्सा नामक हथियार। उसने मीडिया के लिए फाइल सेनाध्यक्ष को सौंप दी। जनरल, एक आखिरी बात मैं कहना चाहती हूं। उस समय सैन्य जेल में बंद ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह अपने वकील के माध्यम से बाहर की खबरें सुन रहा था। उसे विश्वास था कि वह जीत जाएगा। देखो, मैंने क्या कहा था। आखिरकार वह भी संगठन की शक्ति के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। वह यह खबर सुनकर विजय उल्लास में हंसा कि उसके संपर्कों ने मुख्यालय पर दबाव डाला और मीडिया ने कविता शर्मा को एक डायन के रूप में चित्रित किया। उसे पूरा विश्वास था कि उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और कविता शर्मा को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराकर अपमानजनक रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तैयार रहो, मैं जल्द ही बाहर आ रहा हूं। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, सबसे पहले मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। जैसे ही वह कुटिलता से मुस्कुराया और अपने वकील को आदेश दिया, बैठक कक्ष की दीवार पर टेलीविजन स्क्रीन ने अचानक नियमित प्रसारण बंद कर दिया और एक आपातकालीन समाचार स्क्रीन पर स्विच हो गया।
ब्रेकिंग न्यूज। 17वें सेना डिवीजन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का संदेह, कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल। क्या? अजय सिंह के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उत्साहित समाचार एंकर की आवाज पूरे बैठक कक्ष में गूंज उठी। आज सुबह सेना मुख्यालय ने 17वें इन्फेंट्री डिवीजन में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले की प्रारंभिक जांच के परिणाम घोषित किए। इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता कहे जाने वाले ब्रिगेडियर जनरल अजय सिंह पर अपने सगे भाई के नेतृत्व वाली एक फर्जी कंपनी के माध्यम से अरबों रुपये के सैन्य निर्माण धन का गबन करने का आरोप है। टेलीविजन स्क्रीन पर वही सबूत दिखाए गए जो कविता शर्मा ने मुख्यालय को सौंपे थे। पीटी स्टील पावर की स्थापना का विलेख, अजय सिंह और उसके भाई के खातों के बीच बड़ी मात्रा में धन के हस्तांतरण का इतिहास, और सबसे निर्णायक एक धुंधला सीसीटीवी फुटेज जिसमें अजय सिंह एक ठेकेदार से पैसे का लिफाफा लेते हुए दिख रहा है। अजय सिंह के मुंह से दर्द की कराह निकली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसका बुरा सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा ब्रिगेडियर अजय पर मुख्यालय के आसपास के मनोरंजन स्थलों से नियमित जमा राशि प्राप्त करने और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए सैनिकों के भोजन के धन का गबन करने का भी आरोप है। हमें एक विशेष ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है, आइए सुनते हैं। स्थैतिक आवाज के बाद एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अजय सिंह की अपनी आवाज। मिस्टर बुडी, इस महीने की किस्त में देरी क्यों हुई? क्या आप अपना व्यवसाय बंद करना चाहते हैं? एक बार मेरे लोगों को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करो। क्या भोजन का धन कम है? कोई बात नहीं, उन्हें बस रोटी और दूध दे दो। पैसे का इस्तेमाल बाद में कर्मचारियों के साथ रात के खाने के लिए करो। कुछ बीफ खरीदो। अजय सिंह का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह रिकॉर्डिंग एक फाइल थी जिसे उसके लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान ने चुपके से रिकॉर्ड किया था। कविता शर्मा द्वारा दबाव डाले जाने के बाद उसने सजा में कमी पाने के लिए खुद ही उसे सौंप दिया था। एक विश्वासघात जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। दुनिया उसके पक्ष में नहीं थी। इस खबर ने पूरे भारत को सदमे और गुस्से के बवंडर में डाल दिया। लोग गुस्से में थे, इस बात पर गुस्सा कि उनके द्वारा चुकाया गया कर उन सैनिकों की जेब में जा रहा था जिन्हें देश की रक्षा करनी चाहिए थी। इस बात पर गुस्सा कि जब उनके बच्चे, भाई और दोस्त भूख में अनिवार्य सैन्य सेवा कर रहे थे, उनके कमांडर उस पैसे से दावतें कर रहे थे। अजय सिंह और सभी शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग करने वाली ऑनलाइन याचिकाएं ठप हो गईं। सेना की वेबसाइट भारी ट्रैफिक के कारण डाउन हो गई। अजय सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे राजनेताओं ने उबलते जनमत के सामने जल्दबाजी में हाथ खींच लिए। सब कुछ खत्म हो गया। अजय सिंह बैठक कक्ष के फर्श पर बैठ गया, एक ऐसे व्यक्ति की तरह हवा में खाली घूर रहा था जिसने अपना विवेक खो दिया हो। उसके कानों में टेलीविजन पर समाचार एंकर के अंतिम वाक्य एक मौत की सजा की तरह चुभ रहे थे। यह मामला यदि एम्बर स्टोन उपनाम वाली मेजर जनरल कविता शर्मा की दृढ़ निरीक्षण के लिए नहीं होता तो शायद कभी उजागर नहीं होता। एक अटूट महिला अधिकारी के दृढ़ संकल्प ने आखिरकार सेना के शरीर में सबसे गहरे और सबसे काले सड़े हुए घाव को जनता के सामने लाने में सफलता प्राप्त की। कविता शर्मा, वे तीन शब्द उसके दिमाग पर एक हथौड़े की तरह लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक महिला नहीं थी। उसने कुछ ऐसा छू लिया था जिसे उसे कभी नहीं छूना चाहिए था। बेस और एक सेना के शरीर के भीतर न्याय ही जीवन। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले, पश्चाताप के आंसू। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नरक का द्वार उसके सामने चौड़ा खुल गया था। उसका शेष जीवन अब केवल एक ठंडी कोठरी में अपने पापों का प्रायश्चित करने में बीतना था, एक पूर्ण और अपरिहार्य विनाश। उसके बाद सब कुछ सुचारू रूप से चला। उबलते जनमत ने बाहरी दबाव या राजनीतिक विचारों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। सेना मुख्यालय द्वारा एक विशेष जांच दल का गठन किया गया और मेजर जनरल कविता शर्मा द्वारा सौंपे गए सही सबूतों के आधार पर सैन्य अभियोजक ने अजय सिंह और उसके गिरोह पर सैन्य दंड संहिता में लागू होने वाले लगभग सभी अनुच्छेदों के तहत मुकदमा चलाया। कुछ महीने बाद सैन्य अदालत में अंतिम फैसला सुनाया गया। मुख्य आरोपी अजय सिंह, उसे राजद्रोह, रिश्वत, अधिकार का दुरुपयोग, अधीनस्थ के साथ दुर्व्यवहार
और वरिष्ठ पर अपमान और हमले के बाद सबसे गंभीर सजा वाले सैन्य संपत्ति के गबन सहित सभी आरोपों में दोषी पाया गया। उसे 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो एक सैनिक के लिए अधिकतम आजीवन कारावास के करीब थी। बेशक उसे सिपाही के पद पर पदावंत कर दिया गया और अपमानजनक रूप से बर्खास्त कर दिया गया और सैन्य पेंशन सहित उसके सभी सम्मान और अधिकार छीन लिए गए। उसका नाम भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए सबसे शर्मनाक नाम के रूप में दर्ज हो जाएगा। उसके चापलूस कर्नल प्रकाश और लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान को भी क्रमशः 15 और 12 साल की जेल की कड़ी सजा सुनाई गई और उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। बड़े और छोटे भ्रष्टाचार में शामिल दर्जनों अन्य अधिकारियों और एनएससीओ को भी रैंक की परवाह किए बिना किसी अपवाद के दंडित किया गया। कुछ को जेल हुई, कुछ को अपनी वर्दी उतारनी पड़ी। 17वें डिवीजन का नेतृत्व पूरी तरह से गायब हो गया। न्याय हुआ धीमा लेकिन निश्चित और क्षमा के बिना। बड़े तूफान के सब कुछ बहा ले जाने के बाद मेजर जनरल कविता शर्मा ने महसूस किया कि उसका काम पूरा हो गया है। उसने मुख्यालय वापस जाने के लिए एक आवेदन दायर किया और चुपचाप अपना सामान पैक किया। जिस दिन उसने 17वां डिवीजन छोड़ा, उस यूनिट में किसी को भी नहीं पता था कि वह जा रही है। वह चुपचाप जाना चाहती थी, बिना कोई निशान छोड़े, ठीक वैसे ही जैसे वह आई थी। लेकिन जैसे ही वह गार्ड गेट से गुजरने वाली थी, युवा अधिकारियों के एक समूह ने उसकी कार को रोक दिया। सामने की कतार में लेफ्टिनेंट अर्जुन खड़ा था, जो अब एक अधिकारी के रूप में ज्यादा परिपक्व लग रहा था। उसके पीछे युवा और स्वस्थ नजरों वाले अधिकारी कतार में खड़े थे, जो पहले सम्मान मंच पर और बैठक कक्ष में उसके पक्ष में थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे कि वादा किया हो, उन्होंने एक साथ उसे सबसे जोरदार और सबसे ईमानदार सलामी दी। सलाम। उनकी सलामी में सम्मान, धन्यवाद और नायक के जाने का दुख था। इसने उसके दिल में किसी भी पदक या पुरस्कार से ज्यादा गहरी गूंज दी। कविता शर्मा ने अपनी कार की खिड़की नीचे की ओर उन्हें ध्यान से देखा। एक गर्म और कोमल मुस्कान, जो लंबे समय से नहीं देखी गई थी, उसके होठों पर तैर गई। अच्छा काम किया, उसने बस इतना ही कहा। फिर खिड़की वापस ऊपर कर ली। कार धीरे धीरे गार्ड गेट से निकल गई। युवा अधिकारी तब तक नहीं हिले और अपनी सलामी नीचे नहीं की जब तक कि उसकी कार पूरी तरह से नजरों से ओझल नहीं हो गई। असली युद्ध समाप्त हो गया था। दिल्ली लौटने के बाद, मुख्यालय लौटने से पहले वह पहले एक जगह गई, शहर के बाहरी इलाके में एक शांत ग्रामीण घर, जहां उसके पिता रहते थे। उसके पिता सेवानिवृत्त जनरल बुद्ध संतोष, एक जीवित किंवदंती जिसने अपना पूरा जीवन सेना को समर्पित कर दिया। पूर्व सेनाध्यक्ष और 4 सितारा जनरल के रूप में सेवानिवृत्त एक व्यक्ति जिसका सभी सैनिक बहुत सम्मान करते थे। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उसने सभी सम्मान और शक्ति को त्याग दिया और एक साधारण माता पिता बन गया। अपना बुढ़ापा शांति से बागवानी और किताबें पढ़ने में बिता रहा था। जब कविता शर्मा यार्ड में दाखिल हुई तो उसके पिता पुरानी काम की पोशाक पहने बगीचे में कुदाल चला रहे थे। वह उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा उम्र के कारण गहरी झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी जीवित और तेज थीं, जैसे उसकी जवानी के दिनों में एक सेनापति की। तुम आ गई? उसके पिता ने बस इतना ही रूखेपन से कहा। हाँ पिताजी, मैं घर आ गई। कविता शर्मा ने भी ज्यादा बात नहीं की। पिता और बेटी के बीच ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसके पिता ने चुपचाप अपनी कुदाल नीचे रखी, मिट्टी से स्नेह अपने हाथों को थपथपाया और घर के अंदर चले गए। फिर वह पुराने लकड़ी के बरामदे पर बैठ गया और अपनी ठुड्डी से अपने बगल की जगह की ओर इशारा किया, जैसे कि अपनी बेटी को बैठने के लिए कह रहा हो। लंबे समय तक दोनों ने बिना कुछ कहे शरद ऋतु के शाम के आकाश को देखा। केवल बांस के झुरमुट में सरसराती हवा की आवाज ने उनके बीच के सन्नाटे को भर दिया। कविता शर्मा ने इस घटना के बारे में एक शब्द भी अपने पिता को नहीं बताया, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता सब कुछ जानते थे, किसी से भी ज्यादा विस्तार से। उसके पिता ने सन्नाटा तोड़ा। उसने अपने बगल में रखी चाय की केतली उठाई और अपनी बेटी के कप में गर्म चाय डाली। बहती हुई साफ चाय की आवाज सुखदायक लग रही थी। यह मुश्किल रहा होगा। हाँ, आखिरकार उसके पिता ने मुंह खोला। उसकी आवाज खुरदरी और सीधी थी, लेकिन उसमें दुनिया का सबसे गहरा
और सबसे गर्म आराम था। उस एक वाक्य ने जैसे कविता शर्मा के दिल को तोड़ दिया, जो पिछले कुछ महीनों से स्टील की तरह सख्त बना हुआ था। अनजाने में उसकी आंखें गर्म हो गईं। उसने कभी भी मुख्यालय के जनरलों के सामने, सैकड़ों सैनिकों के सामने, यहां तक कि अजय सिंह जैसे सड़े हुए इंसान के सामने भी अपनी कमजोर पक्ष नहीं दिखाया था। लेकिन इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति के सामने, वह जगह जहां वह सब कुछ छोड़ सकती थी और सहारा ले सकती थी, अपने पिता के एक गर्म वाक्य के सामने, वह फिर से कविता शर्मा एक साधारण बेटी बन गई। उसने अपना सिर झुकाया और अपने पिता से बहने वाले आंसू छिपाने के लिए दोनों हाथों से गर्म चाय का कप पकड़ा, जैसे कि अपनी बेटी की भावनाओं को समझते हुए। उसके पिता ने और कुछ नहीं पूछा। उसने बस अपना चाय का कप उठाया और चुपचाप पी लिया। कुछ देर बाद जब कविता शर्मा थोड़ी शांत हो गई तो उसके पिता ने धीमी आवाज में फिर से मुंह खोला। उसकी नजर दूर के पहाड़ों पर टिकी थी। तुम्हारे दादाजी अक्सर मुझसे कहते थे, उसने कहा, जैसे कि वह एक बहुत पुरानी याद को याद कर रहा हो, सैन्य वर्दी का वजन उस पर लगे लोहे के वजन के कारण नहीं होता, बल्कि उसे पहनने वाले सैनिक की जिम्मेदारी के वजन के कारण होता है। जो लोग उस वजन को नहीं सह सकते, वे सैन्य वर्दी पहनने के लायक नहीं है। और पिताजी ने आज स्पष्ट रूप से देखा कि मेरी बेटी ने उस सबसे भारी सैन्य वर्दी को बहुत गर्व से पहना है। उसने आखिरकार मुंह मोड़ा और सीधे अपनी बेटी की आंखों में देखा। उसकी गहरी आंखों में दुनिया की एक्ट इन नाम सबसे गर्म और सबसे गर्व भरी मुस्कान थी। बहुत अच्छा काम किया मेरी बेटी, सच में बहुत अच्छा काम किया। कविता शर्मा अब और नहीं रोक सकी। उसकी आंखों से गर्म आंसू चाय के कप पर गिरे। वे दुख के आंसू नहीं थे, न ही वे शोक के आंसू थे। वे आंसू थे जिन्हें वह हमेशा से बहाना चाहती थी। 20 से अधिक वर्षों से, जब से उसने एक सैनिक के रूप में रास्ता अपनाने का फैसला किया था। राहत और खुशी के आंसू, क्योंकि उसका विश्वास, उसका संघर्ष आखिरकार उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया जिसका वह सबसे ज्यादा सम्मान करती थी। यह उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपहार था। किसी भी पदक या पदोन्नति से बढ़कर उसने अपने पिता की प्रशंसा के जवाब में सिर हिलाया। उस दिन पिता और बेटी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनके बीच किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी समझ और प्यार गर्म चाय की भाप के साथ शांति से खिल उठा। न्याय हो गया था और उसके संघर्ष को आखिरकार सबसे सही तरीके से स्वीकार किया गया था। उसके दिल पर दबाव डालने वाले सभी बोझ बस एक उज्जवल शरद धतु की हवा की तरह गायब हो गए। समय बीत गया। मेजर जनरल कविता शर्मा द्वारा छोड़े गए तूफान ने 17वें डिवीजन को एक पूरी तरह से अलग यूनिट में बदल दिया। खाली नेतृत्व के पदों को सेना के भीतर सबसे सक्षम और स्वच्छ माने जाने वाले नए लोगों द्वारा भरा गया। उन्होंने कविता शर्मा द्वारा शुरू की गई सुधार की आग को नहीं बुझाया, बल्कि इसे एक बड़ी मशाल में विकसित किया। सबसे बड़ा बदलाव इंसान में था। युवा अधिकारियों की आंखें, जो पहले अजय सिंह की छाया में लाचारी और निंदकवाद में डूबी हुई थीं, फिर से चमकने लगी। उन्होंने देखा कि न्याय वास्तव में जीत सकता है, कि सिद्धांत और विश्वास बनाए रखना अंततः सही रास्ता है। उनके दिलों में एम्बर स्टोन का नाम अब सिर्फ एक महिला जनरल का नाम नहीं था, बल्कि एक न्याय के प्रतीक के रूप में गहराई से अंकित हो गया था, जिसका उन्हें पालन करना था। उस बदलाव के केंद्र में लेफ्टिनेंट अर्जुन था। इस मामले में उसकी सेवाओं के लिए उसे एक लेफ्टिनेंट के लिए एक असाधारण पुरस्कार मिला, अर्थात सेनाध्यक्ष से एक प्रशंसा पत्र और एक रैंक की पदोन्नति। वह अब लेफ्टिनेंट अर्जुन था, लेकिन उसके कंधे पर नए रैंक ने उसे नहीं बदला। जिसने उसे बदला वह कविता शर्मा नामक विशाल पर्वत के साथ रहते हुए संक्षिप्त लेकिन गहन अनुभव था। प्रत्यक्ष रूप से देखना कि वह कैसे लड़ी और कैसे जीती। नए डिवीजन कमांडर के पूर्ण विश्वास के तहत उसे डिवीजन के निरीक्षणालय में एक प्रमुख पद सौंपा गया, और जैसा कि अजय सिंह ने पहले किया था, उसने उस जगह को, जो पहले भ्रष्टाचार और गबन का अड्डा था, यूनिट में सभी अनियमितताओं की निगरानी और सुधार के लिए सबसे तेज आंख में बदल दिया। वह अब अन्याय देखकर हिचकिचाता या डरता नहीं था। वह दूसरा एम्बर स्टोन बनने की प्रक्रिया में था। इतना ही नहीं, कविता शर्मा के पक्ष में रहे सभी युवा अधिकारियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया।
भ्रष्ट कमांडरों द्वारा दरकिनार किए जाने के कारण हमेशा के लिए कैप्टन बनने के लिए मजबूर सक्षम अधिकारियों को बटालियन संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। रिश्वत से इनकार करने के कारण एक महत्वहीन पद पर स्थानांतरित किए गए स्वच्छ लॉजिस्टिक्स अधिकारी को डिवीजन के लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया। एक कहावत है, इंसान ही सब कुछ है। जैसे ही व्यक्ति बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। यूनिट में प्रशिक्षण की तीव्रता पहले से कहीं ज्यादा हो गई, लेकिन सैनिकों के चेहरों से हंसी कभी गायब नहीं हुई। अब कोई भी प्रशिक्षण के समय शराब नहीं पीता था और कोई भी सैनिकों का व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। भोजन बहुत बेहतर हो गया और पुराने बैरकों को पारदर्शी निविदाओं के माध्यम से मजबूत और साफ सुथरा बनाया गया। डर पर आधारित आज्ञाकारिता गायब हो गई, उसकी जगह सम्मान और विश्वास पर आधारित स्वैच्छिक निष्ठा ने ले ली। 17वां डिवीजन आखिरकार सबसे मजबूत और सबसे स्वच्छ सैन्य इकाई के रूप में फिर से जन्म ले चुका था और उन सभी बदलावों का शुरुआती बिंदु मेजर जनरल कविता शर्मा। कई लोगों की उम्मीदों के विपरीत उसे कोई नायक जैसा व्यवहार नहीं मिला। नहीं, उसने खुद ही इसे अस्वीकार कर दिया। उसने मीडिया से सभी साक्षात्कार अनुरोधों और इस मामले के बाद उसके पास आए राजनीतिक दुनिया के प्रस्तावों को विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। मुख्यालय लौटने के बाद उसने कुछ दिनों की छोटी छुट्टी ली और अपनी स्थिति में वापस आ गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लोगों ने सोचा कि उसे उसकी सेवाओं के लिए सेना में एक प्रमुख पद पर पदोन्नत किया जाएगा, जैसे कि जीओसी दिल्ली क्षेत्र, या लेफ्टिनेंट जनरल बनकर सेना कमांडर बनकर जाएगी। लेकिन कुछ महीने बाद उसके लिए जो नया असाइनमेंट आदेश आया वह पूरी तरह से सभी की उम्मीदों से परे था। इन्फैंट्री स्कूल के कमांडेंट। यह मीडिया द्वारा उजागर की जाने वाली कोई फील्ड कमांडर की स्थिति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्थिति थी जो एक डंपिंग ग्राउंड की तरह लग सकती थी, यानी नए नियुक्त लेफ्टिनेंटों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना। सब हैरान थे, लेकिन कविता शर्मा ने बिना किसी शिकायत के चुपचाप उस आदेश को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि सेना का भविष्य चमचमाते सितारे वाले जनरलों की मेज पर तय नहीं होता, बल्कि उन युवा अधिकारियों के गर्म सीने में शुरू होता है जिन्होंने अभी अभी कदम रखा है। उसने खुद ही सबसे महत्वपूर्ण स्थिति चुनी। 1 साल बाद पुणे में इन्फैंट्री स्कूल के एक आउटडोर प्रशिक्षण मैदान में। अरे छात्र नंबर 23, तुम्हारा कवर बहुत ऊंचा है। क्या तुम दुश्मन को अपनी स्थिति का विज्ञापन करना चाहते हो? नंबर 15, जब तुम रेंगते हुए आगे बढ़ते हो तो अपने शरीर को और नीचे करो। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें जमीन से दोस्ती करनी होगी। भोले भाले चेहरों वाले छात्रों के बीच एक प्रशिक्षक तेज आंखों से आगे पीछे चल रहा था और लगातार गलतियां बता रहा था। वह अन्य प्रशिक्षकों की तरह चिल्लाता या अभिमानी रूप से गाली नहीं देता था, लेकिन उसकी नीची और शांत आवाज में किसी भी चीख से ज्यादा डरावना वजन और व्यावसायिकता थी। उसने बिना रैंक के प्रतीक वाली एक पुरानी युद्ध वर्दी पहन रखी थी। वह कविता शर्मा थी। वह प्रशिक्षण मैदान पार करते समय एक पल के लिए रुकी और दूर तक देखा। उसकी नजर उन युवा लेफ्टिनेंट उम्मीदवारों के एक समूह पर टिकी थी जिन्होंने अभी अभी सभी प्रशिक्षण पूरे किए थे। धूल में स्नेह एक दूसरे के कंधे थपथपा रहे थे और खुशी से हंस रहे थे। उनकी साफ और बुद्धिमान आंखें, उनकी अथक युवा भावना और शुद्ध देशभक्ति जो अभी तक दूषित नहीं हुई थी। वह उस दृश्य को देखकर बहुत ही हल्की सी मुस्कुराई। उसकी विरासत अजय सिंह के खिलाफ एक संतोषजनक बदला नहीं थी। उसकी असली विरासत वे युवा थे, नीली आशाएं जो उस न्याय और सैन्य सम्मान को आगे बढ़ाएंगी जिसे उसने दशकों तक बनाए रखा था। उसने सबसे शानदार स्थिति छोड़ दी थी और खुद को सबसे निचले स्थान पर ले आई थी ताकि उन आशाओं के बीजों को अपने हाथों से बड़ा कर सके। एम्बर स्टोन का असली युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जब तक भारतीय सेना मौजूद है, वह सबसे अंधेरे और सबसे निचले स्थान पर बिना नाम और बिना सुर्खियों के चुपचाप सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जारी रखेगी। उसके पीछे लाल सूर्यास्त भव्य और सुंदर रूप से जल रहा था, जैसे कि उस सैन्य सम्मान का प्रतीक हो जिसे उसने बनाए रखा था।